चलिए शुरू करते हैं अध्याय 7। एनसीईआरटी महेश बर्णवाल का है, ऑब्जेक्टिव है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया, निम्न में से कौन था? बताइए कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी डेरिस प्रथम था, जिसका दूसरा नाम दारा प्रथम भी कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं ईरानी शासक था तो कैसे बना, ये भी तो जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए डेरिस प्रथम या दारा प्रथम, तो डेरिस प्रथम का ही नाम दारा प्रथम है, ये ध्यान रखना है। तो डेरिस प्रथम फारसी साम्राज्य के संस्थापक साइरस, जिसका नाम कुरोश कहते हैं, कुरोश का ये या साइरस का ये एक ही, याद रखिएगा। के बाद क्या हुआ, हकमनी वंश का प्रसिद्ध जो है शासक था। कौन प्रसिद्ध शासक बना हकमनी वंश का? तो ये दारा प्रथम, जिसका नाम डेरिस प्रथम कहिए या डेरिस प्रथम को ही दारा प्रथम कहिए, एक ही है। तो डेरिस प्रथम जो है हकमनी वंश का प्रसिद्ध शासक बना था। ये ध्यान रखना है कि डेरिस जो प्रथम है इसका समय काल जो है कब से कब तक था। तो देखिए 522 से लेके 486 ईसा पूर्व तक इसका जो है शासनकाल था। ठीक है, अगर पूछे डेरिस प्रथम या डेरिस प्रथम की जगह पे दारा प्रथम दे दे, तो दारा प्रथम का समय काल कब से कब तक था? तो 522 से लेके 486 ईसा पूर्व तक था। क्लियर हो गया, ये याद हो गया। कहाँ का शासक था बता सकते हैं? तो ईरानी शासक था, जिसे फारसी साम्राज्य भी कह सकते हैं। और फारसी साम्राज्य का अगर संस्थापक पूछ देता तो कुरोश बोल दीजिएगा। ठीक है, अगर पूछे कि दारा प्रथम जो है किस वंश से संबंध रखता है, तो हकमनी वंश से था, जो कि ईरान का शासक बना था। और ये जो है प्रसिद्ध शासक था, फेमस शासक था। कौन? दारा प्रथम, ये आप जान गए। चलिए दारा प्रथम को किस और नाम से जानते हैं? तो डेरिस प्रथम के नाम से जानते हैं, है ना। चलिए आगे जानते हैं। देखिए सर्वप्रथम डेरिस प्रथम या दारा प्रथम, दारा प्रथम कहिए या डेरिस प्रथम, एक ही है। ठीक है, ये हमेशा बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि सुन लीजिए, याद हो जाएगा। तो सर्वप्रथम डेरिस प्रथम, दारा प्रथम ने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया। ये डेरिस प्रथम जो है ना, ये जो दारा प्रथम देख रहे हैं, ये ही जो है भारत का जो कुछ हिस्सा था, भारत का कुछ भाग जो है अपने अधीन कर लिया था। ये ईरानी शासक था, इसे फारसी जो है शासक भी बोल सकते हैं, समझ गए। और ये जो कुरोश देख रहे हैं ना, ये सिर्फ फारसी साम्राज्य का ही था, भारत की ओर आगे नहीं बढ़ा था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब चलिए और जानकारी लेते हैं। तो हेरोटोटस के अनुसार, हेरोटोटस इतिहासकार हैं, आप जानते हैं। तो हेरोटोटस के अनुसार देखा जाए तो डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश जो है शामिल था। समझ गए, हेरोटोटस के अनुसार अगर देखा जाए तो डेरियस प्रथम के पास संपूर्ण जितना भी था हिस्सा सिंधु घाटी का, वो प्रदेश शामिल था। ठीक है, और चलिए पूर्व की ओर अगर चलते हैं, पूर्व की ओर चलिए, तो इसका विस्तार जो है राजपूताना के रेगिस्तान तक था। समझ गए, रेगिस्तान तक था। तो राजपूताना जो क्षेत्र था वहां तक, राजपूताना जो है रेगिस्तानी क्षेत्र था, रेगिस्तानी तरफ रहते थे, रेगिस्तान में कहिए, तो रेगिस्तानी एरिया तक इसका जो है अपना कब्जा बनाए हुए था। समझ गए, इसका डेरिस प्रथम का, समझ जाइए अपना। आओ चलिए और भी जानकारी लेते हैं। तो देखिए पर्सियोलिस, ठीक है, पर्सियोलिस नक्शे रुस्तम, पर्सियोलिस एवं नक्शे रुस्तम के शिलालेख के अनुसार पंजाब भी जो है उसके साम्राज्य में शामिल था। जो पंजाब आप देख रहे हैं वो डेरिस के ही अंडर में आता था, जिसका नाम दारा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो पंजाब जो देख रहे हैं, पंजाब का जो हिस्सा देख रहे हैं, वो डेरिस के कब्जा में था। तो ये बताइए किस शिलालेख में पता चलता है? तो आप बताइएगा पर्सियोलिस या नक्शे रुस्तम। शिलालेख है, दो शिलालेख है, नक्शे रुस्तम और पर्सियोलिस, दोनों में मिलता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ, मतलब किस वर्ष हुआ, बता सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, 78 ईस्वी में हुआ था, 78 ईस्वी में हुआ था। कुषाण का शासक कौन? कनिष्क। चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं इसके बारे में चलिए जानते हैं। तो कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि वर्ष 1960 में
आयोजित पुरातत्व विभाग के द्वितीय सम्मेलन में जो है आम सहमति से 78 ईस्वी को जो है स्वीकार किया गया। समझ गए? वर्ष 1960 ईस्वी में एक पुरातत्व विभाग का द्वितीय सम्मेलन हो रहा था। उस समय जो है 78 ईस्वी को स्वीकार किया गया। किसका? कनिष्क का राज्याभिषेक का। ठीक है, तो ये आप जान गए। हमेशा याद रखिएगा, ये जो पुरातत्व विभाग था उसका द्वितीय सम्मेलन में जो है सबकी सहमति से, आम सहमति से 78 ईस्वी को कनिष्क का राज्याभिषेक की तिथि माना गया। मतलब 78 ईस्वी का जो राज्याभिषेक हुआ था ये सही है, एनसीईआरटी के तहत आप इसको सही मानिएगा और यही चलते आ रहा है, इतिहास पलटिएगा तो, है ना। चलिए आगे चलते हैं। 78 ईस्वी, 78 मतलब 78 ईस्वी, 78 ईस्वी से ही शक संवत का जो है प्रारंभ माना गया। अब सोचिए 78 ईस्वी में इस कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ, ठीक है, और 78 ईस्वी को ही शक संवत प्रारंभ होता है, ये भी जान लीजिए। तो इसी के समय हुआ ना शक संवत। तो पूछा जाता है कि कौन शासक था उस समय जब शक संवत चालू हो रहा था, तो कनिष्क था। सुन लीजिए कि कनिष्क ने कैसर या सीजर की जो है उपाधि धारण की थी। तो कैसर या सीजर की उपाधि कौन धारण किया? तो कनिष्क ने धारण किया। कैसर कहिए या सीजर कहिए, किसकी उपाधि है? तो कनिष्क की उपाधि है। ये हो गया। अब देखिए इसकी, किसकी? कनिष्क की। कनिष्क की प्रथम राजधानी कौन सा है? पुरुषपुर, जिसे पेशावर कहते हैं। तो पेशावर को ही पुरुषपुर कहिए या पुरुषपुर को ही पेशावर कहिए, एक ही है। तो अगर कनिष्क आप पूछे प्रथम राजधानी तो पेशावर लगाइएगा, अगर द्वितीय राजधानी पूछे तो मथुरा लगाइएगा, भूलिएगा नहीं ना। ये महाजनपद में मैंने ऐसा क्लियर कर दिया इसको। चलिए आगे चलते हैं। आगे सवाल है, तीसरा प्रश्न है कि द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? तो और किसी को नहीं, कनिष्क को ही कहा जाता है द्वितीय अशोक, है ना। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? कनिष्क को ही। अब चलिए जानते हैं। तो देखिए कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क को कुशल प्रशासनिक व्यवस्था व नेतृत्व के कारण इतिहासकारों द्वारा द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। तो इतना तो जान गए, और जान लेते हैं फिर से। कुषाण वंश के महानतम शासक कौन है? कनिष्क है। कनिष्क को द्वितीय अशोक क्यों कहा गया? सबसे बड़ा सवाल बनता है, तो सुन लीजिए। तो कुशल प्रशासनिक व्यवस्था व नेतृत्व के कारण, अच्छा से प्रशासनिक का व्यवस्था करता था, उसका नेतृत्व करता था, याद रखिएगा। इसी के कारण इतिहासकार द्वारा जो है, जो इतिहासकार थे उनके द्वारा ही द्वितीय अशोक कहा जाने लगा, मतलब कहा जाता है। किसको? कनिष्क को कहा जाता है। कनिष्क किस वंश से संबंध रखता है? कुषाण वंश से संबंध रखता है। कनिष्क का जो है इतिहासकार ने क्या नाम दिया? द्वितीय अशोक कहा। क्यों कहा? प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, प्रशासनिक नेतृत्व संभालने के कारण, इसलिए कहा। याद हो, अब भूलिएगा नहीं। और चलिए, और सवाल है कि रोमन सम्राट की भांति कनिष्क ने, रोमन सम्राट की भांति कनिष्क ने कैसर या सीजर की उपाधि धारण की तथा शकों की भांति छत्रप व्यवस्था लागू की। कनिष्क के दरबार में कोई ना कोई तो होंगे, हाँ, राजा महाराजा के समय से ही चलते आ रहे हैं, है ना। तो इस समय भी थे। तो कनिष्क के राजकवि कौन है? तो अश्वघोष हैं। अश्वघोष ने क्या लिखा? बुद्ध चरित्र लिखे। अश्वघोष ने क्या लिखा? बुद्ध चरित्र लिखे। अगर पूछा जाए कनिष्क के दरबार में राजवैद्य कौन थे? तो राजवैद्य जो थे वो चरक थे। चरक ने क्या लिखा? तो चरक संहिता लिखे, चरक संहिता की रचना की है। तो आपसे पूछेगा कनिष्क के दरबार में अश्वघोष जो थे वो क्या थे? राजकवि थे। चरक क्या थे? तो राजवैद्य थे। ठीक है, चरक ने क्या लिखा? चरक संहिता लिखा। अश्वघोष ने क्या लिखा? बुद्ध चरित्र लिखा, चरित्र। ठीक है, आगे चलते हैं। कनिष्क के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म जो है महायान और हीनयान में विभाजित हुआ। समझ गए? तो ध्यान रखिएगा, दो भाग में बौद्ध धर्म बटा। वो किस राजा के समय बटा था या कौन उस समय का शासक था? तो कनिष्क था। उसी के समय महायान हीनयान में बट गया था। महायान मूर्ति पूजा करता था, मूर्ति पूजा को मानते थे, और हीनयान मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। यही कारण बट गया था, ये जान लीजिए। बौद्ध धर्म पढ़े होंगे तो आप जरूर टिक लगाए होंगे, अगर नहीं लगाए तो बौद्ध धर्म जाकर पढ़ लीजिए। चौथे प्रश्न की बात करते हैं, किस चीनी सेनापति ने कनिष्क को पराजित किया था? देखिए, चीनी सेनापति था, कनिष्क को पराजित किया, और पराजित होने का कारण है क्योंकि कनिष्क जो था वो खुद भिड़ने गया था। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। तो कौन था? आगे तो ये जानिए,
चीन सेनापति का नाम बताइए, तो पान चाओ नाम है। पान चाओ सेनापति था जो कि चीन का था, याद रखिएगा। और ये जो है कनिष्क को हरा दिया था। तो कैसे, क्यों, चलिए जानते हैं। चीन स्रोत के अनुसार अगर देखा जाए तो चीन स्रोत के अनुसार देखते हैं तो 73 से 94 ईस्वी की बात करते हैं, मतलब 73 से 94 ईस्वी की बात करते हैं कि मध्य क्या हुआ था कि चीन के प्रसिद्ध सेनापति पान चाऊ से नाराज कनिष्क ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, कनिष्क जो है नाराज हो गया था पान चाऊ से, और नाराज होकर क्या किया कि आक्रमण कर दिया। कौन का आक्रमण कर दिया? कनिष्क कर दिया। कहाँ? तो चीन के सेनापति जो था पान चाऊ पर, ठीक है, आक्रमण कर दिया। परंतु क्या हुआ, कनिष्क जो है असफल रहा, मतलब पान चाऊ जो है जीत गया और कनिष्क ही असफल रहा, मतलब पराजित हो गया, हटना पड़ गया पीछे। ये जान गए। और जानते हैं चीनी इतिहासकार के अनुसार अगर देखा जाए, चीनी स्रोत के अनुसार तो जानिए, चीनी इतिहासकार के अनुसार जानिए, युद्ध का कारण यह था कि कनिष्क ने एक दूत भेजकर हान राजकुमारी से विवाह की मांग की थी। मतलब चीनी इतिहासकार बोलते हैं कि कनिष्क जो है क्यों लड़ लिया, क्यों युद्ध किया, तो इसलिए लड़ाई हो गई क्योंकि अपना एक राजदूत भेजा था। कौन राजदूत भेजा था? कनिष्क ने। कहाँ भेजा था? चीन भेजा था। और चीन क्यों भेजा था राजदूत को कनिष्क ने? तो हान राजकुमारी थी, उनसे विवाह का प्रस्ताव के लिए भेजा था, जो कि माना कर दिया गया था, इसलिए नाराज होकर वो युद्ध शुरू हो गया था। 5वें प्रश्न की बात करें, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया? सिल्क मार्ग, जिसे ग्रेट सिल्क रूट भी बोलते हैं, है ना। तो भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया? तो और कोई नहीं, आपका कनिष्क करवाएगा, क्योंकि कनिष्क के बारे में पढ़ रहे हैं तो अभी कनिष्क ही आएगा। और सिल्क रूट के नाम पे जो है शुरू करवाने का श्रेय कनिष्क को ही जाता है, कुषाण वंश का शासक कनिष्क को जाता है, ये आप जानते हैं। अब भारतीयों के लिए ये शुरू किया था, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। चलिए आगे जानते हैं। महान सिल्क मार्ग, जिसे ग्रेट सिल्क रूट भी बोलते हैं, ठीक है। तो महान सिल्क मार्ग को भारतीयों के लिए आरंभ करने का श्रेय कुषाण वंश के शासक कनिष्क को जाता है, जो कि हम पढ़ चुके ऊपर। आगे पढ़ते हैं, आगे और सवाल क्या बनता है। तो मध्य एशिया से गुजरने वाला यह व्यापारिक मार्ग जो है चीन को रोमन साम्राज्य के पश्चिमी प्रांत से जो है जोड़ता था, ठीक है। तो मध्य एशिया से गुजरने वाला व्यापारिक मार्ग जो है, मध्य एशिया से जो गुजरता था व्यापारिक मार्ग, ठीक है, चीन को, याद रखिएगा, चीन को रोमन साम्राज्य के पश्चिमी प्रांत से जोड़ता था, प्रांतों से जोड़ता था। एक प्रांत नहीं आते थे, बहुत सारे प्रांत आते थे, सबको जोड़ते जाएगा ना, ये अब जान गए ना, तो आप जानते ही हैं। चीन से होने वाले जो है रेशम, जिसे सिल्क बोलते हैं, तो चीन से होने वाले रेशम का समस्त व्यापार जो है सिल्क मार्ग से होता था, समझ गए। चीन से जितना भी रेशम का जो है व्यापार होता था वो सिल्क मार्ग से ही होता था, याद करवाता हूं। तो देखिए इतना तो आप जान गए कि रेशम का समस्त व्यापार जो है सिल्क मार्ग से होता था। प्रथम शताब्दी की अगर बात करते हैं तो प्रथम शताब्दी में क्या हुआ कि भारत और रोम के बीच, रोमन कहिए या रोम कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो भारत और रोम के मध्य अगर बात करें तो रोमन साम्राज्य को निर्यात की जाने वाली जो वस्तु जो थी उसका उल्लेख, तो यहाँ पे देखिए निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी में किया गया है। किसमें किया गया है? पेरिपल्स, ठीक है, पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी में किया गया है। अब भूलिएगा नहीं ना, ठीक है। अगर मान लें कि आपसे पूछे कि जो रोमन साम्राज्य को निर्यात की जाने वाली जो होती थी, क्या निर्यात होता था? रेशम, आप जानते हैं। तो निर्यात की जाने वाली वस्तु है, उसका उल्लेख कहाँ मिला है? कहीं तो किया गया होगा, तो हाँ किया गया है। उसका नाम अगर उल्लेख जो किया गया, कहाँ किया गया, चलिए उसके बारे में बताते हैं। तो देखिए पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी में किया गया है, इरिथ्रियन सी में किया गया है, समझ गए। चलिए, अब भारत और रोम के मध्य हुआ था, रोमन साम्राज्य का निर्यात की गई थी, याद रखिएगा। और इसका उल्लेख मिलता है कि भारत और रोम के बीच भी ये शुरुआत हुआ था व्यापार। इससे और जाए तो बहुत लंबा इतिहास है, जो कि स्पेशली पीपीटी जब तैयार करूंगा उस समय बातें करूंगा। छठे प्रश्न की बात करें तो किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक विस्तृत थी? तो सी नंबर, कुषाण वंश। ये तो आप जानते हैं, कुषाण वंश मतलब कनिष्क के समय आप जानते हैं। तो साम्राज्य की सीमा जो है भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक विस्तृत थी, मतलब भारतीय तक ही नहीं, बाहर से बाहर भी था, है ना। तो कुषाण वंश का ही था। और कहां तक था चलिए जानते हैं और जल्दी खत्म करते हैं।
कोशिश करते हैं। देखिए, कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमा जो है भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक विस्तृत थी। तो ये तो हम क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। इसकी सीमा जो है, अब चलिए कुषाण वंश का सीमा की अब बात करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कहां से कहां तक, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी छूटना नहीं चाहिए क्वेश्चन। देखिए इसकी सीमा मतलब कुषाण वंश की सीमा की बात हो रही है। इसकी सीमाएं उत्तर में चीन के तुर्फान एवं कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, ये ध्यान रखिएगा। और पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूरब में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक विस्तृत थी। सोचिए, बिहार तक जो है, आपको बिहार तक विस्तृत किया हुआ था ये अपना साम्राज्य। कौन? कुषाण वंश। और ये कनिष्क के समय ही हुआ था, ये भी तो बिहार तक विस्तृत किया हुआ था, ये जान लीजिए। तो आपसे ये पूछेगा चीन के उत्तर में कौन सा जगह था, तो आप बताइएगा तुर्फान तक। ठीक है, तो कुषाण का सीमा अगर चीन तक था कि नहीं, ये सवाल बनता है। तो हाँ, था चीन तक। तो उत्तर के चीन के तुर्फान तक था इसका विस्तार था, ये जान लीजिए, इतना था। अगर आपसे पूछे भारत में, तो हाँ भारत में था, कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक था, ये जान लीजिए। और पश्चिम क्षेत्र में भी था, ये जान लीजिए। तो पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूरब में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक विस्तृत था। इससे ज्यादा बताने की तो आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए कि कौन सी कला शैली जो है भारतीय और यूनानी कला शैली का सम्मिश्रण है। तो यहाँ पे देखिए, भारतीय और ग्रीक कला शैली का भी क्वेश्चन दे दे तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वो गंधार शैली का ही होता है। ठीक है, तो गंधार शैली, तो भारतीय यूनानी कला शैली का सम्मिश्रण को गंधार शैली जो है क्या बोलते हैं, सम्मिश्रण माना जाता है। अब गंधार शैली है क्या, तो चलिए जानते हैं। ध्यान रखना है, गंधार शैली के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि भारतीय यूनानी का जो है कला शैली की बात है, उसका सम्मिश्रण की बात हो रही है, उसके मिश्रण की बात कही है डायरेक्ट। तो सुनिए, भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण जो है गंधार शैली है। गंधार शैली जो है, इसे और कई नामों से भी जाना जाता है, क्योंकि भारतीय यूनानी का मिक्सअप है, आप जानते हैं, मिश्रण है। तो इसे जो है यूनानी, बौद्ध, इंडो ग्रीक और ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। समझ गए? तो आपसे यह भी सवाल बनेगा कि गंधार शैली को और किस किस नाम से जानते हैं, तो यूनानी, बौद्ध, इंडो ग्रीक, ग्रीको रोमन भी कहते हैं। आपसे पूछेगा कि जो गंधार शैली है, यहां पे देख रहे हैं, इस कला शैली की बात हो रही है। इस कला शैली मतलब गंधार कला शैली की बात हो रही है, गंधार शैली की बात हो रही है। तो इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक जो है कौन है, तो प्रमुख संरक्षक जो हैं वो शक एवं कुषाण जो है शासक हैं। तो आपसे पूछेगा कि गंधार शैली का संरक्षक के रूप में कौन कौन जाने जाते हैं, गंधार शैली का जो है विकास किस समय हुआ था, कौन राजा था, ये सब सवाल बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसके अगर गंधार शैली के अगर संरक्षक की बात करें तो शक थे और कुषाण शासक थे। कुषाण शासक आप जान रहे हैं, बहुत कुषाण वंश कहिए, कुषाण शासक कहिए। कुषाण वंश में कनिष्क था, बहुत इंपॉर्टेंट था, आप जानते हैं। तो शक एवं कुषाण शासक थे, जो कि गंधार शैली का संरक्षक के रूप में काम कर रहे थे। इन्हीं के मतलब संरक्षण में था, ये जान लीजिए। विकास भी हुआ था। गंधार कला को जो है महायान जो है धर्म से प्रोत्साहन मिला। तो आपसे ये भी पूछेगा, जो आप पढ़े कनिष्क के समय में ही महायान और हीनयान में बट गए थे बौद्ध धर्म, उसमें महायान जो धर्म था वो गंधार कला को या गंधार शैली को जो है प्रोत्साहन दिया था, मतलब बढ़ावा दिया था। ठीक है, ये आप अच्छे से जानते हैं। इस शैली में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई। जो गंधार शैली थी उसमें उसके अनुसार जो है महात्मा बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई। इनकी मूर्तियों में जो है बुद्ध को जो है यूनानी देवता अपोलो के समान जो है दर्शाया गया। अपोलो के रूप में जो है भगवान बुद्ध को दर्शाया गया था, ये जान लीजिए। तो अपोलो कौन थे? यूनानी देवता थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो और सवाल सुन लीजिए, फटाफट सुन लीजिए। भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण को क्या कहते हैं? गंधार शैली कहते हैं, गंधार शैली है। गंधार शैली को और किस किस नाम से जानते हैं? यूनानी, बौद्ध, इंडो ग्रीक और याद रखिएगा ग्रीको रोमन कहते हैं। रोमन से भी जाना जाता है, ये आप जान गए। इस कला शैली का मतलब गंधार कला शैली का प्रमुख संरक्षक कौन था? तो शक शासक थे और कुषाण शासक थे, ये जान गए। गंधार कला को जो है
महायान जो है, महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो महायान जो है प्रोत्साहन दिया था, महायान से प्रोत्साहन मिली थी गंधार कला शैली को, ये जान लीजिए। गंधार कला शैली मतलब इस शैली में क्या हुआ, महात्मा बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई। चलिए आगे चलते हैं, 8वां प्रश्न की बात करते हैं। तो कनिष्क की राजधानी थी, तो कनिष्क की राजधानी 2 थी, जिसमें से पहला आता है पुरुषपुर, पुरुषपुर को ही पेशावर कहते हैं। और चलिए इसमें हम जानकारी लेते हैं, और ये ज्यादा नहीं याद करने की जरूरत है, रिपीट तो हो चुका है, फिर से कर देते हैं। तो कनिष्क के प्रथम राजधानी जो है पेशावर है, जिसे हम पुरुषपुर भी कहते हैं, पेशावर को ही पुरुषपुर कहा जाता है, तो पेशावर है। एवं द्वितीय राजधानी जो है कनिष्क का मथुरा था। कहाँ था? मथुरा था। ठीक है, अब ये बात करते हैं, कनिष्क ने कश्मीर पर विजय प्राप्त कर वहां जो है कनिष्कपुर नामक जो है नगर बसाया। तो कनिष्कपुर जो है अपने नाम पे ही कनिष्कपुर कर दिया था, कनिष्कपुर कर दिया था। तो कनिष्कपुर जो है नगर कहाँ बसाया? तो कश्मीर में बसाया। कश्मीर को जीत लिया था, और जीतने के बाद वो वहां पे नगर बसाया था कनिष्कपुर। ये हो गया क्लियर। कनिष्क ने भारत में मगध तक अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। मगध मतलब बिहार का क्षेत्र को कहते हैं, पाटलिपुत्रा क्षेत्र को कहा जाता था, आप जानते हैं। तो मगध तक जो है अपना साम्राज्य बढ़ाया था, विस्तृत किया था। इसके दरबार में जो विद्वान रहते थे, तो याद रखिएगा अश्वघोष जो रहते थे, अश्वघोष को पेशावर जो है पुरुषपुर ले आया था, मगध तक विस्तृत था। और मगध से ही अश्वघोष को लेके गया था कहाँ? पेशावर, पुरुषपुर अपनी राजधानी ले गया था, प्रथम राजधानी था कनिष्क का, वहां ले गया था। इसको? अश्वघोष को। अश्वघोष क्या थे? राजकवि थे, किसके? कनिष्क के दरबार में, है ना। ये सवाल आप पढ़ चुके हैं। और क्या लिखे हैं, इनकी रचना कौन सी है? तो बुद्ध चरित, है ना, आप जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मगध के थे ये, यहाँ से मगध से ले गया था। 9वां प्रश्न की बात करें तो मिलिंद पन्हु क्या है? तो मिलिंद पन्हु है, क्या है? तो मिलिंद पन्हु जो है बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। उतना तो वो पढ़ने से कोई फायदा नहीं, सवाल कैसे बनते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो मिलिंद ऐसे बोला जाता है इनको। तो मिलिंद पन्हु अलग कर दीजिए, क्या कर दीजिए? मिलिंद पन्हु, आराम से बोलिए, याद हुआ ना। तो मिलिंद पन्हु अर्थात होता है क्या? इसका मतलब क्या होता है? तो मिलिंद पन्हु का मतलब होता है कि मिलिंद के प्रश्न एक बौद्ध ग्रंथ है। तो मिलिंद जो है नाम है, ठीक है। तो मिलिंद का एक प्रश्न था जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, समझ गए? ये इतना जान गए। जिनकी रचना जो है पाली भाषा में की गई थी। मिलिंद जी ही जो है पाली भाषा में लिखे हैं, याद रखिएगा, रचना की है। एक बौद्ध ग्रंथ है, ये ध्यान रखना है। इसका काल अगर देखा जाए, समय काल अगर पूछे आपसे, तो 100 ईसा पूर्व बता देना है, ईसा पूर्व बता देना है। तो 100 ईसा पूर्व की समय का बात है, याद है। बौद्ध जो ग्रंथ जो है देख रहे हैं आप, जिसमें मिलिंद पन्हु कहा गया है, इसमें क्या है कि इंडो ग्रीक एक शासक था जिसे मिलिंद कहते हैं। तो मिलिंद प्रथम कहा जाता है, पूरा याद रखिए, मिलिंद प्रथम था, मतलब पहले थे। तो इंडो ग्रीक के शासक था मिलिंद, ठीक है। और मिलिंद प्रथम का दूसरा नाम क्या था? मिनांडर प्रथम कहा जाता है। तो मिलिंद प्रथम का दूसरा नाम पूछे तो मिनांडर प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद को वर्णित किया गया है। मिनांडर एवं नागसेन, जो कि मिलिंद और नागसेन एक ही है ना। तो मिनांडर एवं नागसेन के मध्य हुए इस संवाद में मिनांडर के शंका समाधान के पश्चात बौद्ध धर्म स्वीकार करने की कथा का वर्णन इसी ग्रंथ में मिलता है। मतलब इन दोनों के बातचीत संवाद हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि जो मिनांडर है, जो कि मिलिंद है, वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहा था। शंका समाधान दूर हो गए थे। उसके बाद ये जब बौद्ध धर्म को अपना रहा था, उसका भी इसमें चर्चा किया गया है इस ग्रंथ में, जिस ग्रंथ का नाम है मिलिंद पन्हु। क्लियर हो गए? आपसे ये पूछेगा कि मिलिंद पन्हु जो ग्रंथ देख रहे हैं, उसका संस्कृत रूप जो है क्या है? संस्कृत रूप कौन सा है, उसका नाम बताइए। तो आप बताइएगा नागसेन भिक्षु सूत्र बताइएगा, क्योंकि नागसेन द्वारा ही ये जो है संकलित किया गया था, ये ध्यान रखना है। तो नागसेन भिक्षु सूत्र जो है संस्कृत रूप है, और ये जो है मिलिंद पन्हु जो आप देख रहे हैं, मिलिंद पन्हु जो है पाली भाषा में लिखा गया था, ये जान लीजिए। और नागसेन भिक्षु सूत्र जो है वो आपका संस्कृत रूप में लिखा गया, बस इतना ही जान लीजिए, ठीक है। और मिलिंद पन्हु ग्रंथ का संस्कृत रूप अगर पूछे तो आप बताइएगा नागसेन भिक्षु
सूत्र बता दीजिएगा। चाहे इसका पूछ दे कि नागसेन जो है विचु सूत्र का पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ का नाम बताइए, बौद्ध ग्रंथ का, तो मिलिंद पन्हु बताइएगा। किसी भी एंगल से पूछेगा तो आप क्लियर कर दीजिएगा। चलिए 10वें प्रश्न की बात करें तो काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य जो है किसके अभिलेख में मिलता है? तो काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य जो है किसके अभिलेख में मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए रुद्र दमन का जूनागढ़ में मिलता है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख में जो है काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। ठीक है, अब चलिए जानते हैं क्या क्या। तो देखिए ब्रह्मी लिपि में लिखा गया संस्कृत भाषा की काव्य शैली का जो है प्राचीनतम साक्ष्य जो है जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है, जो गुजरात के गिरनार पर्वत से प्राप्त हुआ है। तो सवाल क्या बना, सुन लीजिए। ब्रह्मी लिपि में लिखा गया है, संस्कृत भाषा की है, ठीक है, क्या है, काव्य शैली, जो कि इसका साक्ष्य जो है कहाँ मिला है? जूनागढ़ अभिलेख में। तो आपसे पूछेगा जूनागढ़ अभिलेख में किस शैली का साक्ष्य मिला है? तो काव्य शैली का साक्ष्य मिला है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। कौन सी लिपि में? ब्रह्मी लिपि में। क्लियर हो गए? ब्रह्मी लिपि में लिखा गया संस्कृत भाषा की काव्य शैली जो है कौन से अभिलेख में मिला है साक्ष्य इसका? तो जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त हुआ है। ये भी क्लियर हो गया। और कहां से प्राप्त किया गया है? कौन से क्षेत्र से? तो गुजरात के गिरनार पर्वत से प्राप्त किया गया है या प्राप्त हुआ है, ये भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गए? अब बात करते हैं इसका जो है उत्कीर्ण, ठीक है, इसका उत्कीर्ण जो है, उत्कीर्णन कहते हैं इसे, उत्कीर्णन रुद्र दमन द्वारा कराया गया था। तो जूनागढ़ का अभिलेख जो है किसके द्वारा हुआ? रुद्र दमन द्वारा। उसी में इसकी काव्य शैली का भी चर्चा किया गया है, जो कि संस्कृत भाषा में है, और लिपि अगर पूछे तो ब्रह्मी लिपि बता देना है। ठीक है, और कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गुजरात के गिरनार पर्वत से। ये जूनागढ़ उसी क्षेत्र में आपको मिला है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं रुद्र दमन ने, ये देखिए ये सब डेट अभी नहीं पूछेगा उतना, बस इतना जान लीजिए कि रुद्र दमन द्वारा करवाया गया था, उत्कीर्ण करवाया गया था, ये बस ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। रुद्र दमन ने सुदर्शन झील का जो है जीर्णोद्वार करवाया। जीर्णोद्वार मतलब इसको फिर से निर्मित किया, दोबारा बनवाया, ये कहने का मतलब है। ठीक है, क्योंकि सुदर्शन झील तो बनाया गया था मौर्य काल में ही, आप अच्छे से जानते हैं, और सुदर्शन झील मौर्य काल में निर्मित की गई थी, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो आपसे पूछेगा कि सुदर्शन झील को दोबारा जो है बताइएगा निर्मित किसने किया, पुनः जो है निर्मित कौन किया? तो आप बताइएगा रुद्र दमन ने करवाया था। और सुदर्शन झील कहाँ है वर्तमान में? गुजरात में। ठीक है, और सवाल बनता है, पूछेगा कि इस समय जो है सौराष्ट्र प्रांत का शासक जो है सुविशाखा। ठीक है, अगर आपसे पूछे जब जूनागढ़ का जो अभिलेख की बात करते हैं तो उस समय की बात करते हैं, तो ये सौराष्ट्र प्रांत का जो शासक था, कौन शासक था? सुविशाख था। क्या था? सुविशाख था। 11वां प्रश्न है कि जूनागढ़ शिलालेख का संबंध जो है किससे है? जूनागढ़ शिलालेख या अभिलेख, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है रुद्र दमन से है, आप अच्छे से जानते हैं। आगे चलिए इस सवाल को समझते हैं। जूनागढ़, ठीक है, क्या है? अब देखिए जूनागढ़ शिलालेख का संबंध जो है शक क्षत्रप रुद्र दमन से है। अब अच्छे से जानते हैं जूनागढ़ अभिलेख जो है किसने उत्कीर्ण करवाया? तो रुद्र दमन ने करवाया था, ये आप जानते हैं। और आपसे पूछेगा ये भी कि जूनागढ़ को गिरनार शिलालेख भी कहा जाता है, गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि गुजरात क्षेत्र में हुआ था, मिला था, तो इसे जूनागढ़ को गिरनार के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि गिरनार पर्वत से मतलब ये प्राप्त हुआ है, तो ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं कि यह भारत में शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। कौन? रुद्र दमन। रुद्र दमन ने जो जूनागढ़ अभिलेख लिखाया वो तो आप जान गए, लेकिन ये भी जान लीजिए कि भारत में शकों का अगर पूछे, शकों के बात करें तो शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था, फेमस शासक था रुद्र दमन, ये जान लीजिए। अब रुद्र दमन के बारे में जान रहे हैं, तो रुद्र दमन ने मतलब इसने ही सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख जो है उत्कीर्ण करवाया। और जूनागढ़ जो अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था, ये ध्यान रखिएगा 150 से लेकर 151 ईस्वी का समय काल बताया जाता है जूनागढ़ अभिलेख का। ठीक है, ये जान लीजिए। और एक बात ध्यान रखिएगा कि
रुद्रदमन का डेट अभी खुद आप पढ़े हैं ऊपर, क्या पढ़े हैं, कितना से कितना, 130 से 150 बताया जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे उत्कीर्ण का समय काल बताता है 150 से 151, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे चलिएगा, इस अभिलेख में रुद्रदमन द्वारा जो है सतवाहन वंश नरेश, दक्षिणापथ, शामी, गौतमी पुत्र शतकर्णी को 2 बार पराजित करने का साक्ष्य मिलता है। देखिए 2 बार जो साक्ष्य मिलता है, सतवाहन वंश के जो नरेश थे, दक्षिणापथ मतलब साउथ इंडिया तरफ की बात हो रही है, दक्षिणापथ के स्वामी गौतमी पुत्र शतकर्णी की बात हो रही है, ठीक है। और इन्हें 2 बार हराया था, कौन हराया था, रुद्रदमन ने हराया था, याद रखिएगा। तो याद रखेंगे कि जो ये नाम आप सुन रहे हैं भ्रष्टराज प्रतिष्ठापक, जो आप नाम सुन रहे हैं, ये जो है रुद्रदमन के अभिलेख के द्वारा देखने को मिलता है कि जो शतकर्णी के बारे में जो है भ्रष्ट राजा था, और इसी कारण इसे मतलब ये भ्रष्ट का जो है आप बोला जाता है, भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार थे, मतलब भ्रष्टाचार ज्यादा फैला हुआ था, इस सेंस में बताया जाता है। लेकिन रियल में सतवाहन का अगर स्टोरी पढ़ते हैं तो सतवाहन का जो है साफ सुथरा है, बौद्ध का ये भी मानते थे, बौद्ध का सम्मान भी करते थे, तो अलग अलग अपना है। तो ये जो भ्रष्ट राज्य प्रतिष्ठापक जो है रुद्रदमन के द्वारा, रुद्रदमन के जो है अभिलेख में किया गया है चर्चा। इसलिए अगर पूछेगा कि सतवाहन वंश के जो गौतमी पुत्र शतकर्णी हैं, उन्हें भ्रष्ट राजा प्रतिष्ठापक कहा गया है, तो किसके द्वारा कहा गया है, तो ये जूनागढ़ के अभिलेख रुद्रदमन के द्वारा जो है कहा गया है, या रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में ये इसका साक्ष्य मिलता है। बस इतना जान लीजिए, और नहीं तो अलग अलग इतिहास है, तो इतना जानने की आवश्यकता नहीं है, बस पॉइंट को याद रखिएगा, नहीं तो इस पे विवाद है ये, कि ऐसा नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। तो इतना जान लीजिए बस, भ्रष्ट राज्य प्रतिष्ठापक भी कहा जाता है, इन्हें ये ध्यान रखना है। चलिएगा आगे बात करते हैं। रुद्रदमन के शासन में जो है उज्जैनी, जो कि वर्तमान में उज्जैन जो सुनते हैं आप, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो रुद्रदमन के शासन काल की बात करते हैं या शासन के समय बात करते हैं, तो उज्जैनी जो था शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जिसे उज्जैन बोला जाता है अभी वर्तमान में। क्लियर हो गए, और कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए 12वां प्रश्न की बात करते हैं। तो 12वां प्रश्न है कि किस वंश के शासक ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुकों को जो है कर मुक्त ग्राम देने का प्रथा जो है आरंभ किया। मतलब कर, टैक्स नहीं मतलब लेगा, अब मुफ्त में जो है गांव देगा, ग्राम देगा, यही कहने का मतलब है। तो कौन था, तो वो शतवाहन वंश था। देखिए बोलते हैं, तो देखिए ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुकों जो थे बोलते थे उनके लिए है। तो ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुकों को कर मुक्त, ठीक है, मुक्त देने की प्रथा प्रारंभ किया शतवाहन शासकों ने किया था, ये जान गए। तो आपसे पूछेगा कि शतवाहन शासक जो थे उसने क्या किया, तो कर मुक्त ग्राम शुरू किए। और जो कर मुक्त ग्राम है यहाँ पे देख रहे हैं, वो किसके लिए शुरू किए शतवाहन शासक, तो वो ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुकों के लिए ये शुरू किए थे, ठीक है, टैक्स जो है। आगे पढ़ते हैं, और सवाल क्या बनता है, इन्होंने अधिकतर भूमिदान जो किए थे, भूमिदान जो दिए थे वो बौद्ध भिक्षुकों को दिए थे। तो सबसे ज्यादा भूमिदान जो है दिया गया था बौद्ध भिक्षुकों को, ये आप जान लीजिए। सतवाहन वंश का जो है स्थापना, सतवाहन वंश की स्थापना जो है सिमुक ने जो है की थी। तो आप जान लीजिए कि शिमुक जो है सतवाहन वंश का संस्थापक है, ये ध्यान रखना है। तो सतवाहन वंश का जो है संस्थापक कौन था, शिमुक था, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा भूमिदान जो है किसे दिया गया, तो बौद्ध भिक्षुकों को दिया गया। पुराणों में जो बात करते हैं, तो पुराणों में शतवाहन वंश को, सोचिए पुराणों में देखिए अच्छा बताया गया है, ठीक है। तो देखिएगा पुराणों में शतवाहन वंश को आंध्र वृत्त और आंध्र जातीय भी कहा गया है। तो पुराणों में शतवाहन वंश को आंध्र जातीय भी कहा जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। आगे चलिए, प्रतिष्ठान की बात करते हैं। प्रतिष्ठान को पैठान कहते हैं, ठीक है। तो प्रतिष्ठान इस वंश की जो है राजधानी थी, ठीक है, ध्यान रखना है। तो आपसे पूछेगा सतवाहन वंश का राजधानी कौन सी थी, तो प्रतिष्ठान, जो कि एक और नाम से जानते हैं पैठान, ये जान लीजिए। इसकी राजकीय अगर भाषा पूछे, सतवाहन वंश का राजकीय भाषा पूछता ही है तो प्राकृतिक बता दीजिएगा। लिपि अगर पूछ दे सतवाहन वंश की तो ब्रह्मी लिपि बता दीजिएगा। तो भाषा पूछे तो प्राकृतिक, और लिपि पूछे तो ब्रह्मी। कौन से जो है
किसका है? कौन से शासक के समय की बात हो रही है? तो सातवाहन वंश की बात हो रही है। सातवाहन वंश के राजकीय भाषा की बात करें तो प्राकृतिक, राजकीय लिपि की बात करें तो ब्रह्मी लिपि। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं तो शीशे के सिक्के प्रचलित कराने वाला प्रथम वंश कौन था? सातवाहन वंशी तो था, याद रखिएगा। सिक्के चलाने वाला वंश का नाम बताइए, कौन शासक था जो कि जो है शीशे के सिक्के चलाए थे? तो वो थे सातवाहन वंश। 13वां प्रश्न की बात करते हैं। 13वां प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो वो और कोई नहीं, इंडो ग्रीक ने जारी किए थे। तो सोने के सिक्के सर्वप्रथम भारत में पूछ रहा है, तो इंडो ग्रीक ने किए थे। अब चलिए जानते हैं, देखिए जानते हैं सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासकों ने जो है लेख वाले सिक्के, मतलब मुद्रा लेख की बात हो रही है, लेख वाले सिक्के मतलब मुद्रा लेख को बोला जाता है, तथा सोने के सिक्के जारी किए। तो आपसे पूछेगा कि भारत में सर्वप्रथम जो है सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो इंडो ग्रीक ने चालू किए। आपसे पूछेगा लेख वाले सिक्के, जिसे मुद्रा लेख बोलते हैं, मुद्रा लेख वाले सिक्के जो है किसने चालू किया? तो इंडो ग्रीक ने चालू किया। कुषाण शासक जो था बिम कडिफिशस, ठीक है, तो ध्यान रखना है, कुषाण शासक बिम कडिफिशस द्वितीय नाम है, पूरा नाम बिम कडिफिशस द्वितीय ने भी सोने के सिक्के जारी किए थे, जबकि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा गुप्त काल में जो है प्राप्त होती है। ये ध्यान रखना है। इंडो ग्रीक शासकों ने ही सर्वप्रथम सिक्कों पर छवि जो है अंकन का प्रचलन किया था। ये आप जान गए। अब सवाल सुनिए क्या बनेगा। तो सुन लीजिए, कुषाण शासक जो था बिम कडिफिशस द्वितीय, इसने भी सोने के सिक्के जो है जारी किए थे। और सर्वाधिक स्वर्ण अगर पूछे कि मुद्रा जो है किस शासक या कौन से वंश में प्राप्त हुआ है, तो याद किया गुप्त काल में ये प्राप्त हुआ है। स्वर्ण सिक्के मुद्रे कहाँ कब चले थे? कौन सा शासक चलवाया था? तो ये चलवाया था सर्वाधिक। अगर पूछ दे तो गुप्त काल का टिक लगाइएगा। किसको टिक लगाइएगा? गुप्त काल को टिक लगाइएगा। तो आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जो है गुप्त काल से प्राप्त हुआ है, ये हमेशा ध्यान रखना है। और सुन लीजिए, इंडो ग्रीक शासकों ने, इंडो ग्रीक जो शासक था, सर्वप्रथम सिक्कों पर जो है छवि अंकन का प्रचलन शुरू किया था या प्रचलन किया। तो प्रचलन शुरू करने वाला सर्वप्रथम कौन शासक था? तो वो शासक था इंडो ग्रीक के शासक थे। ये जान गए। चलिए, आओ, सवाल तो नहीं बनता है, बाद में बात करेंगे। और 14 प्रश्न की बात करते हैं तो राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? बता सकते हैं, चेदी वंश के महानतम शासक थे राजा खारवेल, बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी कलिंग के थे। खारवेल का नाम सुने होंगे, कलिंग आप अच्छे से जानते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, राजा खारवेल जो हैं कलिंग, जो कि अभी कहाँ है वर्तमान में? उड़ीसा, है ना, आप जानते हैं। तो राजा खारवेल कलिंग के चेदी वंश के महानतम शासक थे। ठीक है, क्या थे? महानतम शासक थे। तो चेदी वंश जो देख रहे हैं, महामेघ वाहन भी कहा जाता है चेदी वंश को। ये ध्यान रखिएगा, पूछता है कि चेदी वंश को और क्या कहा जाता है? तो महामेघ वाहन भी कहा जाता है। और राजा जो है खारवेल, वो कलिंग के चेदी वंश के महानतम शासक बोले जाते हैं। तो राजा खारवेल जो है किस वंश से संबंध रखते हैं? चेदी वंश से रखते हैं। चेदी वंश का एक और नाम क्या है? महामेघ वाहन के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ के राजा थे? कलिंग के थे। और कलिंग जो है वर्तमान में कहाँ है? तो उड़ीसा को कहते हैं। बस इतना जान लीजिए। और भी विषय में जानते हैं, तो खारवेल के विषय में जानते हैं। तो इनके विषय में अधिकांश जानकारी जो है आपको उदयगिरी पहाड़ी में स्थित हाथी गुफा अभिलेख से जो है मिलती है। तो देख, एक बात ध्यान रखिएगा, खारवेल के बारे में बात करें ना, तो सिर्फ हाथी गुफा अभिलेख से ही प्राप्त होता है और कहीं नहीं प्राप्त होता है। वो भी हाथी गुफा कहाँ है? उदयगिरी पहाड़ी पर है, याद रखिएगा। तो आपको अगर जानकारी लेना है राजा खारवेल के बारे में, तो उदयगिरी पहाड़ी में स्थित हाथी गुफा है, वहां चले जाइए, आपको मिल जाएगा। ये याद करवाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। आगे चलते हैं। खारवेल जैन धर्म का संरक्षक था। तो आपसे पूछेगा कि खारवेल जो है किस धर्म का संरक्षण करता था? किसका मतलब अपने संरक्षण में रखता था? तो जैन धर्म का संरक्षण करता था। ठीक है, आगे चलते हैं। इस अभिलेख में कोई तिथि प्राप्त नहीं होती है, जबकि खारवेल के विषय में जानकारी जो है यह एकमात्र स्रोत है। कौन सा? हाथी गुफा। बस हाथी गुफा से ही प्राप्त होता है और कहीं से प्राप्त नहीं होता है। और ये जैन धर्म का क्या था? संरक्षक था। याद रखिएगा, हाथी गुफा कहाँ है? उदयगिरी पहाड़ी पे स्थित है। राजा खारवेल जो है कहाँ का राजा था? तो कलिंग का था। और ये चेदी वंश का महानतम शासक था। चलिएगा, देखिए, सूची 1 को सूची 2 से जो है सम्मिलित कीजिए और तथा सूची के नीचे दिए गए कुट को सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, एक तरफ अधिकारी का दिया रहेगा, एक तरफ काज दिया रहेगा। तो अब चलिए थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। हाँ, अब देखिए, तो अधिकारी और एक तरफ आपका
कार्य रहेगा, इसमें मिलान करना है। तो देखिए तलार की बात करते हैं, तो तलार जो था वो होते थे आपका रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी होते थे, ठीक है? ये जान लीजिए। तो आपका जो है एक इसी में 3 है, तो यही तो आंसर हो गया, बी आंसर आपका हो गया। आगे चलते हैं, पट्टकोल। पट्टकोल जो थे वो आपके ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी थे। क्लियर हो गए? ठीक है ना? चलिए, सहस्राधिपति जो है वो क्या थे? तो ये थे चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी थे, ठीक है? और एक तो बलाधीप बलाधीप बोला जाता है जो कि चुंगी का संरक्षक थे। क्लियर हो गए? और यही आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें हमको नहीं लगता कि कुछ बताने की आवश्यकता है। चलिए 16वां प्रश्न है, करदमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए? बताइएगा। अति दुर्लभ कमजोर सिक्के जो है प्रचलित किए, तो वो ताम्र का जो है सिक्के प्रचलित किए थे। अब चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए करदमक जो है, ध्यान रखिएगा, करदमक राजवंश की जो है स्थापना राजा चस्ताना, नाम है राजा चस्ताना ने किया। तो करदमक राजवंश का संस्थापक कौन है या स्थापना किसने किया? तो राजा चस्ताना का नाम आता है। करदमक क्षत्रपों ने तांबे की धातु में बहुत दुर्लभ सिक्के जो हैं जारी किए, बहुत दुर्लभ सिक्के जो हैं जारी किए थे तांबे की धातु में, ठीक है? ये जान गए। आगे सुनिए, करदमक जो हैं, करदमक जो क्षत्रप हैं, क्षत्रपों जो कहते हैं या क्षत्रप कहिए, ने चांदी, तांबे और पोटीन से भी जो है सिक्के जारी किए थे। तो तांबे से तो आप जान ही रहे हैं, चांदी से भी और पोटीन से भी सिक्के जारी किए थे, ये ध्यान रखना है। करदमकों ने जो है अपने पिता या पूर्वज कहिए, पिता या पूर्वजों कह सकते हैं, पूर्वजों के शिक्षकों के साथ जो है, शिक्षकों के साथ क्या कहते थे? तो किंवदंतियों के साथ जारीकर्ता के नाम के जो हैं सिक्के जारी किए, ठीक है? तो किंवदंतियों के, यहाँ पे देख रहे हैं ना, किंवदंतियों के साथ जारीकर्ता के जो हैं नाम के सिक्के भी जारी करते थे, ये जान लीजिए। तो ये ध्यान रखना है, कौन करता था? तो करदमक करता था। पिता पूर्वजों के शीर्षक के साथ साथ किंवदंतियों के साथ जारी करता के नाम भी सिक्के पर जारी करते थे। जो जारी करता होता था उसका नाम भी सिक्के पर जारी किया जाता था। बस इतना जान लीजिए, बताने वाला का भी नाम भी दे दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। आगे बात करते हैं, 17वां प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किया जाने के बारे में जानकारी जो है किस लेख से जो है मिलती है? तो ये और कहीं नहीं, अयोध्या लेख से मिलता है। कहाँ से? अयोध्या लेख से मिलता है। तो अयोध्या में पुष्यमित्र का जो है एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, ये जान लीजिए। पुष्यमित्र द्वारा ये किया गया था, तो पुष्यमित्र का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है अयोध्या में, ठीक है? जिसमें है कि दुरश्व क्या है? दुरश्वमेध याजी बोला जाता है। तो दुरश्वमेध याजी या मेघ याजी कहा गया है किसे? पुष्यमित्र शुंग को। ये ध्यान रखना है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अब चलिए आगे जानते हैं। इससे सूचित होता है, जो यह शिलालेख है, अयोध्या शिलालेख है, उससे सूचित किया जाता है या इससे सूचित होता है, पता चलता है कि पुष्यमित्र ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ जो है किया था, 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था या किया था। संभवतः पतंजलि मुनि, ठीक है, इन यज्ञों में पुष्यमित्र के पुरोहित थे। पतंजलि जी भी थे, मुनि जी भी थे, ये ध्यान रखना है। अब पुष्यमित्र के पुरोहित थे, पंडित जी थे, ये ध्यान रखिएगा। मतलब यज्ञों में जो पुष्यमित्र पुरोहित थे। और याद रखिए, आधुनिक योग दर्शन के जो हैं पतंजलि जी, आप जान ही रहे हैं, जुड़े हुए हैं, समझ गए। चलिए 18वां प्रश्न है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो और कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी, बीम कटफिशेस ने किया था, जो कि किस वंश से संबंध रखता है बताइएगा? अभी जस्ट ऊपर पढ़ के आए हैं। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी, इसमें सिर्फ पढ़ लेना है, ठीक है? कुषाणों ने सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के जो हैं और तांबे के सिक्के जो हैं जारी किए थे। कौन? कुषाण वंश ने, एक है ये, कुषाण वंश ने सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के और तांबे के सिक्के जारी किए हैं, जो उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों तक प्रचलित थे। सोने के सिक्के और तांबे के सिक्के। कुषाण शासक बीम कटफिशेस ने सबसे पहले बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए थे। तो ये ध्यान रखना है, कुषाण शासक था। कुषाण शासक कौन है? बीम कटफिशेस,
याद रखिएगा। और सबसे बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े स्तर पर कहिए, सोने के सिक्के जो हैं जारी किए थे। भीम कड़फिशस ने, जो कि कुषाण वंश का राजा था, याद रखिएगा, इसने क्या किया कि सिक्के पर जो है एक बैल के पीछे खड़े शिव की आकृति को अंकित की थी। मतलब जो सिक्के चलाया था उस पे क्या किया था कि एक बैल के पीछे खड़े हैं शिव की आकृति, शंकर भगवान की आकृति जो है अंकित किया था। कई भारतीय देवी देवताओं एवं फारसी व ग्रीक देवताओं को कुषाण सिक्कों पर भी दर्शाया गया है। सोचिए, कुषाण ने बहुत बड़ा काम किया था, कुषाण वंश की। सोचिए, भारतीय जो भी देवी देवता हैं, जो कि आप देख चुके हैं, शिव की आकृति की भी बात हो चुकी है, तो भारतीय देवी देवता, फारसी व ग्रीक के देवी देवता, मतलब देवता जो होते हैं उनकी, याद रखिएगा, ये सब जो है कुषाण ने अपने सिक्के पर दर्शाया है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलेंगे, 19वां प्रश्न की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? नहीं है यहाँ पे, तो सही सुमेलित नहीं है कौन? शतवाहन स्वर्ण जो है ये गलत है। शतवाहन ने स्वर्ण की बात जो है वो नहीं किया था, स्वर्ण सिक्के नहीं लाए थे, यह ध्यान रखना है। कुषाण ने स्वर्ण और ताम्र दोनों चलाया था, जो कि हम पढ़ चुके हैं, अभी भी पढ़ रहे थे। गुप्त काल तो स्वर्ण के लिए ही जाना जाता था और रजत के लिए भी जाना जाता था। और कलचुरी जो था वो आप जान लीजिए, कलचुरी स्वर्ण और रजत और ताम्र ये सब लाए थे कलचुरी। चलिए अब जानते हैं, सतवाहन वंश का शासन क्षेत्र जो है मुख्यतः महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में था। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, कब्जा था। ठीक है, राज्य था। आगे चलते हैं, दक्कन, पश्चिमी भारत, विदर्भ और पश्चिमी और पूर्वी घाट आदि से जो है सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये ध्यान रखिएगा, और भी सिक्के प्राप्त हुए हैं। सतवाहन साम्राज्य में चांदी, तांबा, सीसा और पोटीन के सिक्के जो हैं थे। ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, सतवाहन काल में व्यापार व्यवसाय में चांदी एवं तांबे के सिक्के जो है प्रयोग होते थे, जिसे कहा जाता था करशापन कहा जाता था। ठीक है, करशापन कहा जाता था, इतना जान लीजिए। आगे चलिए, सिक्कों पर जो है द्रवी भाषा, ब्रह्मी लिपि का जो है उपयोग किया गया था। तो अगर जो भी सिक्के सतवाहन वंश जो निकालते थे उस पे जो है द्रवी भाषा में लिखाते थे और ब्रह्मी लिपि का उपयोग करते थे, इतना जान लीजिए। इनके समय में सतवाहन काल के समय में आहत सिक्के भी प्रचलन में थे। आहत सिक्के जिसे पंच जो है मार्कड कहते हैं, मार्कड कहते हैं, याद रखिएगा, पंच मार्कड कहते हैं जिसे आहत सिक्के कहते हैं। चलिए 20वां प्रश्न की बात करते हैं। 20वां प्रश्न को देखिए कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 सूची 2 है, थोड़ा सा से ऊपर कर देता हूँ। हाँ देखिए, तो मिलान करते हैं। तो गंधार कला जो है बताइएगा किसके समय में हुआ था? तो कुषाण के समय में, ये तो आप जानते हैं। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन प्रथम से संबंधित है, ये आप अच्छे से जानते हैं। मिलिंदपन्हो जो कि कौन? मिलिंद ने ही किया था, जिसका दूसरा नाम मिनांडर कहते हैं, मिनांडर प्रथम। और तक्षशिला लेख आपको प्रतीक से। तो आपका क्या हुआ आंसर बताइए? तो सी आंसर आपको दिख रहा होगा, 1 का 3, 4 और 2। ठीक है, ये जान गए, तो इसमें हमको नहीं लगता बराबर है, देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 21वां प्रश्न क्या है कि शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? तो आप बताइएगा 1:35 था। बस इतना जान लीजिए और चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि शक क्षत्रप जो है, शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्के का अनुपात 1:35 था, या देखिए 35 था। पश्चिमी क्षत्रपों के शक सिक्के जो है संभवतः सबसे पुराने दिनांकित सिक्के हैं। सबसे पुराने पश्चिमी क्षत्रपों के अगर शक सिक्के की अगर बात करें तो सबसे पुराने दिनांकित हैं सिक्के हैं, ये जान लीजिए, जो कि 78 ईस्वी में शुरू हुए शक युग से संबंध रखता है या संबंधित है। बस इतना जान लीजिए। और चलिए नेक्स्ट 22 क्वेश्चन। 22वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्तूप में 8 स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती है? तो वो डी अमरावती। ठीक है, अमरावती में मिलती है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पे है अमरावती स्तूप में 8 स्तंभ वाले मंच की जो है विशेषता मिलती है। ठीक है, तो सुन लीजिए फिर से, अमरावती स्तूप में 8 स्तंभ वाले मंच की जो है विशेषता मिलती है। तो ये तो जैसा था क्वेश्चन वैसा ही पूछा है। अमरावती स्तूप में प्रदक्षिणा पथ, जिसे परिक्रमण पथ भी बोलते हैं, परिदक्षिणा पथ है जो एक वेदिका के भीतर जो है संलग्न है। क्या है? संलग्न है, जिसे बहुत अधिक कथात्मक मूर्ति कला के साथ चित्रित किया गया है। समझ गए? अमरावती जो स्तूप है,
अमरावती स्तूप की अगर बात करते हैं हम लोग, तो अमरावती स्तूप की अनूठी विशेषताएं में से एक माना गया है, मतलब कि घरेलू स्तूप संरचना सहित स्तूप मूर्ति कला जो है स्लैब से ढकी हुई है। इसमें सवाल उतना नहीं बनेगा, बस इतना सवाल ये जरूर बनेगा कि अमरावती स्तूप में 8 स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिलती है। तो ये 23वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो वो कहा गया है इक्ष्वाकु को। क्या किसे? इक्ष्वाकु को। इक्ष्वाकु भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, आप तोड़ के पढ़ सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे ध्यान रखते हैं, पुराणों में इक्ष्वाकु बोला जाता है, ठीक है। इक्ष्वाकु वंश के शासकों को श्री पर्वतीय कहा गया है। पुराणों में इक्ष्वाकु वंश को जो है क्या कहा गया है? श्री पर्वतीय कहा गया है। ये क्लियर हो गया। आपसे पूछेगा भारत की पूर्वी कृष्णा नदी घाटी में जो है इक्ष्वाकु वंश का शासन था। तो आपसे पूछेगा भारत के कौन से क्षेत्र में, कौन सी नदी घाटी में इक्ष्वाकु वंश का शासन था? तो वो पूर्वी कृष्णा नदी घाटी के क्षेत्र में जो है इक्ष्वाकु वंश का शासन था। अगर पूछे कि इक्ष्वाकु क्या है, यहाँ पे सुनिए, इक्ष्वाकु वंश का राजधानी अगर पूछे तो विजयपुरी बता दीजिएगा। क्या बता दीजिएगा? विजयपुरी बता दीजिएगा, ठीक है। विजयपुरी राजधानी थी इक्ष्वाकु वंश का। अगर और पूछे इक्ष्वाकु को आंध्र इक्ष्वाकु या विजयपुरी के इक्ष्वाकु के रूप में भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा, आंध्र इक्ष्वाकु या विजयपुरी के इक्ष्वाकु के रूप में जो है कौन से वंश जाने जाते हैं? इक्ष्वाकु वंश जाने जाते हैं। इक्ष्वाकुओं के अगर राजा की बात करें तो इक्ष्वाकु राजाओं ने शैव धर्म का पालन किया और वैदिक संस्कारों को भी ग्रहण किया था। तो आपसे यह भी पूछेगा कि इक्ष्वाकु जो राजा थे, इक्ष्वाकु के राजा थे या राजाओं की बात हो रही है, इक्ष्वाकु के राजा ने कौन से धर्म को मानते थे? शैव धर्म को मानते थे। शैव मतलब शिव को मानते थे और वैदिक संस्करणों का जो है ग्रहण किए थे, वैदिक को भी ग्रहण किए थे। बस इतना जान लीजिए, ठीक है, और सवाल ज्यादा नहीं बनता है। देखिए 24वां प्रश्न है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही काला अनुक्रम है? बताइएगा। काला अनुक्रम भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, काला अनुक्रम है, बताइएगा। तो ये है यूनानी, शक और कुषाण। 24वां प्रश्न में देखिए कि भारत में वाह मतलब बाहरी आक्रमकों की बात हो रही है, बाहरी आक्रमणकारियों की बात हो रही है। तो भारत में बाहरी आक्रमणकारी की बात हो रही है कि कालों का सही जो है काल अनुक्रम देखें तो निम्न में से सबसे याद रखिए, यूनानी पहले आए थे 326 ईसा पूर्व, जो कि सिकंदर महान, आप नाम सुने होंगे, सिकंदर यूनानी था। दूसरे शक आया था जो कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की बात हो रही है, उस समय आया था, ठीक है, जानते हैं। और कुषाण की बात करें तो ये कुषाण भी आया था जो कि पहली शताब्दी में आया था। शक और कुषाण जो पहली शताब्दी में आया था, जो कि भारत पे आया था, आक्रमण किया था, ये जान लीजिए, ठीक है। तो क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं 25 क्वेश्चन नंबर कि विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है, मतलब वर्षों में बताइए, वर्षों में अंतर पूछ रहा है। तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर सी 135 वर्ष का अंतर है। क्यों अंतर है? एक है 78 और एक है 57 ईसा पूर्व। एक 57 ईसा पूर्व है, एक 78 ईस्वी है, बस इतना जान लीजिए। तो एक ईस्वी है, एक ईसा पूर्व है, तो अंतर हुआ कि नहीं? 135 वर्ष का अंतर हुआ, समझ गए। अब चलिए जान लेते हैं। तो विक्रम संवत का आरंभ जो है, प्रारंभ कहिए 57 ईसा पूर्व में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। अब कनिष्क के राज्य अभिषेक के समय 78 ईस्वी के वर्ष में शक संवत का जो है प्रारंभ किया गया था। तो शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? कनिष्क के समय हुई थी। और जब शक संवत की शुरुआत हुई थी तो 78 ईस्वी था, याद रखिएगा, जो कि प्रथम शताब्दी में कहते हैं, ये ध्यान रखना है। तो दोनों संवतों का अंतर जो है 135 वर्ष की है, क्योंकि आप खुद सोचिए 57 प्लस 78 ऐड कीजिए तो आपका कितने का अंतर है? 135 वर्ष का। चलिए क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। 26वां प्रश्न है। 26वां प्रश्न देखिए, जो कला शैली भारतीय और यूनानी, जिसे ग्रीक कहते हैं, आकृति का सम्मिश्रण है, उसे कहते क्या है? तो गंधार कला शैली, जो कि हम पढ़ चुके हैं ऊपर। चलिए तो आप जान लेते हैं फिर से। भारत कहिए या भारतीय, हमारा तो भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण एक नवीन शैली जो है तो होलेनिस्टिक कला का जन्म हुआ।
जिसे गंधार शैली कहते हैं। ऐसा नाम, एक यूनिक नाम सुने, क्या सुने तो सुनिए, भारतीय और यूनानी आकृति के सम्मिश्रण में से एक नवीन शैली होलिनिस्टिक कला का जन्म हुआ, जिसे हम गंधार शैली कहते हैं। होलिनिस्टिक कला का जन्म हुआ, जिसे हम गंधार शैली के नाम से भी जानते हैं, गंधार शैली कहते हैं। इस शैली के प्रमुख संरक्षक जो हैं शक एवं कुषाण हैं। शक वंश और कुषाण वंश है, बस इतना जान लीजिए, ठीक है। इनका मुख्य विषय जो है बौद्ध होने के कारण इसे इंडो ग्रीक और यूनानी बौद्ध भी कहा जाता है। 27वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो और कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, हिंद यवन शासक था जिसने शीशे के जो है सिक्के जारी किए थे, वो स्ट्रेटो द्वितीय था। स्ट्रेटे, तो हिंदी यवन शासक जो है स्ट्रेटो द्वितीय ने जो है शीशे के सिक्के जारी किए थे। और इसका शासनकाल अगर बोले तो 25 ईसा पूर्व से लेकर, इसका शासनकाल अगर बोले तो 25 ईसा पूर्व से लेकर 10 ईस्वी तक माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम एनसीईआरटी का जो है अध्याय 8 पढ़ेंगे, जिसमें गुप्त काल की बात करेंगे। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बताइएगा, बाहरी आवाज को थोड़ा इग्नोर करिएगा। बताएंगे गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम था। क्यों? क्योंकि श्रीगुप्त जो है स्थापना किया था, लेकिन वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। कैसे? तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, गुप्त राजवंश का जो है स्थापना की बात करें या गुप्त राजवंश की स्थापना की बात करें तो श्रीगुप्त का नाम आता है। और श्रीगुप्त का नाम आता है तो याद रखिएगा, श्रीगुप्त जो है कब से कब तक रहे थे अपने सत्ते पे, अपने शासन किए थे स्थापना से लेके, तो 240 से लेके 280 ईस्वी की बात होती है। 240 से 80 ईस्वी तक जो है श्रीगुप्त का शासन रहा था, जो कि गुप्त वंश का स्थापना किए थे। अब चलते हैं, श्रीगुप्त को ही आदिराज नाम से या उपाधि से संबोधित किया जाता है, ये भी याद रखना है। तो आदिराज के नाम से किसे जाना जाता है? श्रीगुप्त को संस्थापक थे, ठीक है। और श्रीगुप्त का डेट अगर पूछते तो 240 से 280 ईस्वी तक वो सत्ता पर रहे थे, बस इतना जान लीजिए। आदिराज से संबोधित भी किया गया था। आगे चलिए, उसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। कौन महाराजा की उपाधि धारण किया था? श्रीगुप्त। तो आपसे ये भी पूछेगा, आदिराज की उपाधि कौन धारण किया? श्रीगुप्त। महाराज की उपाधि कौन धारण किया? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त क्या था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था, ये जान लीजिए, स्थापना किया था। ये क्लियर हो गए। आगे चलते हैं कि जबकि देखा जाए तो गुप्त राजवंश का वास्तविक संस्थापक जो है चंद्रगुप्त प्रथम था। अब चंद्रगुप्त प्रथम जो है वास्तविक था, तो इसका भी तो समय काल होगा, कब से कब तक जो है सत्ता पर रहा? तो 319 से लेकर 335 ईस्वी तक जो है सत्ता पर माना जाता है, ये रहता है, इसका शासनकाल माना जाता है और वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। अब चलिए बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की। तो ये भी तो कोई उपाधि लिया होगा। जब हम श्रीगुप्त का जानते हैं कि आदिराज और महाराज का उपाधि लिया, तो ये भी लेगा, चंद्रगुप्त भी लेगा, चंद्रगुप्त प्रथम मिलेगा। तो कैसे? तो देखिए, ये गुप्त राजवंश का जो है प्रथम शासक था, महाराजाधिराज की उपाधि लिया था। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम, ये जान गए। आगे बात करते हैं, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त सामंत का भी आरंभ किया था, शुरुआत किया था, जो कि कब से कब तक बताया जाता है? 319 से 320 में ये जो है गुप्त संवत का शुरुआत हुआ था। बस इतना ही जान लीजिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए कि प्रथम गुप्त शासक जिसने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, कौन था वो? तो ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम, जो महाराजा धीराज का उपाधि लिया था, है ना, ये आप जानते हैं। श्रीगुप्त ने क्या लिया था? आदिराज का, महाराजा का उपाधि लिया था। ये महाराजा धीराज का उपाधि लिया था चंद्रगुप्त प्रथम, ये जरूर ध्यान रखना है। चलिए आप जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक सवाल, देखिए यहाँ पे क्या है कि गुप्त वंश के शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम ने सोने के सिक्के जारी किए। क्या किया? सोने के सिक्के जारी किया। कौन किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम किस वंश से संबंध रखता है? गुप्त वंश से संबंध रखता है। चंद्रगुप्त प्रथम ही वास्तविक संस्थापक है, ये आप पढ़ चुके हैं ऊपर। और ये कौन सी उपाधि लिया था? महाराजा धीराज का उपाधि लिया था, आप जानते हैं। और एक उपाधि और बताइए क्या लिया था? और इसी के समय गुप्त संवत जो है प्रारंभ हुआ था, ये भी जानते हैं आप। और चंद्रगुप्त प्रथम का समय काल कितना से कितना था? देखे थे ना ऊपर, ये देखिए कब से कब तक था, ये ध्यान रखना है। 319 से लेके 335 ईस्वी तक, ये ध्यान रखना है। और गुप्त संवत कब चालू हुआ था? तो 319 से 320 ईस्वी के आरंभ हुआ था, ये जान लीजिए। चलिए आगे चलते हैं और जान लीजिए इसी में। और सवाल क्या है कि उसने लिच्छवी कुल की, अगर लिच्छवी कुल की कहिए, लिच्छवी वंश की कहिए, कुल की कन्या से विवाह कर वैशाली राज्य प्राप्त किया था। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह किया? लिच्छवी कुल की कन्या से, मतलब राजकुमारी से क्या किया? विवाह किया था।
और विवाह किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने तो क्या क्या पाया, तो वैशाली राज्य प्राप्त कर लिया था, वैशाली राज्य अपने हिस्से में मिला लिया था, ये जान गए। और देखिए द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना की बात करते हैं, तो द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना की बात करते हैं। तो देखिए द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना कौन किया था, तो ये किया था चंद्रगुप्त प्रथम ही। तो आपसे ये भी पूछता है कि द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्कों पर कुमारी देवी की छवि बनवाया था। ये आगे सबसे पहला सवाल तो यही बना कि चंद्रगुप्त जो प्रथम है, प्रथम ने क्या किया, सिक्कों पर कुमारी देवी की छवि बनवाया था, मतलब चित्र बनवाया था, ये आप जान गए। अब पृष्ठ भाग पर सिंह वाहिनी देवी दुर्गा की आकृति को बनवाया था। तो देवी शिव वाहिनी देवी दुर्गा मतलब दुर्गा जी का सिंह पे बैठा हुआ, ठीक है, आकृति को बनवाया था, किस पे, सिक्के पे। तो कौन बनवाया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने दो काम किया सिक्के पे, एक तो कुमारी देवी की छवि बनवाया, चित्र बनवाया, दूसरा सिंहवानी देवी दुर्गा मतलब सिंह पे बैठा हुआ दुर्गा देवी की मूर्ति बनाया, चित्र बनाया था, ये ध्यान रखना है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह था, बताइए कौन। तो वो था मेघवर्मन। कौन था, मेघवर्मन, महेंद्र वर्मन टिक लगाइएगा, मेघवर्मन आना चाहता था भारत में, तो वो समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था। अब चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए श्रीलंका का राजा था मेघवर्मन। मेघवर्मन जो था वो समुद्रगुप्त का समकालीन था, मतलब समुद्रगुप्त के समय में ही था, तभी तो अनुरोध किया, है ना। तो समुद्रगुप्त के समकालीन माना जाता है, जो कि श्रीलंका का राजा था मेघवर्मन। और मेघवर्मन ही कहा था, अनुरोध किया था समुद्रगुप्त से, किसके लिए, बौद्ध विहार बनाने के लिए। और चलिए जानते हैं। अब जैसे पता कैसे चला, तो चीनी स्रोत के अनुसार, चीनी स्रोत से यह जानकारी मिलती है, क्या जानकारी मिलती है कि मेघवर्मन ने उपहारों सहित एक दूत जो है समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा। किसके दरबार में, समुद्रगुप्त के दरबार में। कौन भेजा, मेघवर्मन। मेघवर्मन था कौन, तो श्रीलंका का राजा था। ये पता कैसे चलता है कि समुद्रगुप्त के दरबार में दूत भेजा था मेघवर्मन, तो ये चीनी स्रोतों से पता चलता है, जानकारी मिलता है, ठीक है। ये तो जान गए कि भेजा था, यहां तक तो जान गए। और साथ ही अनुरोध किया था, ठीक है, अनुरोध किया था कि उसे भारत में एक बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति दी जाए, मतलब बौद्ध विहार बना सके, बुद्ध भगवान के लिए बौद्ध विहार बना सके, अनुमति मिल जाए। अनुमति मिलने के पश्चात उसने बौद्ध वृक्ष के निकट लंका के बौद्ध भिक्षुकों के लिए एक भव्य विहार का निर्माण करवाएगा, ठीक है, निर्माण करवाया। तो आपसे पूछेगा कि जब अनुमति मिल गई, अनुमति मिलने के पश्चात, जैसे ही अनुमति मिल जाता है, समुद्रगुप्त अनुमति दे देता है, तो वो बौद्ध वृक्ष के निकट, बौद्ध जो वृक्ष था उसके निकट लंका के बौद्ध भिक्षुकों के लिए भव्य विहार निर्माण करवाया। फिर मतलब बहुत अच्छा बनवाया था। कौन बनवाया, श्रीलंका का राजा मेघवर्मन ने किसके लिए, बौद्ध भिक्षुकों के लिए बनवाया था, भव्य विहार बनाया। और कहाँ पे बनाया, तो बौद्ध वृक्ष के निकट बनाया था, ठीक है। अब जानते हैं, लंका के बौद्ध भिक्षुकों के लिए भव्य विहार बनाया था, आप अच्छे से जानते हैं। और ये कहाँ, भारत में बनाने की अनुमति हुई थी। और भारत में कहाँ, अब कहाँ है बौद्ध वृक्ष, बताइए, जहाँ पे ज्ञान प्राप्त किए थे, तो कहाँ, बताइए, कमेंट बॉक्स में ये करिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। चौथे प्रश्न की बात करते हैं, तो शक विजेता किसे माना जाता है। तो शक विजेता जो माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। किसे माना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। अब चलिए जानते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है, तो सुनिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी भारत के अंतिम शक शासक रुद्र तृतीय को पराजित किया। किस था, रुद्र तृतीय जो था उसे पराजित किया था। कौन किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था, ये जान लीजिए। और पश्चिम भारत किसे बोला जाता था, उज्जैनी को, जो कि उज्जैन है अभी, ठीक है। तो याद रखिए, पश्चिम भारत के अंतिम शासक था रुद्र तृतीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में एक जान लीजिए कि उसका सत्ता कब से कब तक रहा, तो 375 से लेकर 415 ईस्वी तक रहा था, मतलब 375 से लेकर 450 तक जो है शासन रहा था, ठीक है। ये जान गए, ये सवाल क्लियर हो गए। शकों पर जो है विजय के उपरांत, शक पर जो विजय प्राप्त कर लिए थे, रुद्र तृतीय को हरा दिए थे, ठीक है। तो उपरांत क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया कि विक्रमादित्य और शकारी मतलब शकों का शत्रु की उपाधि जो है धारण की। और इस विजय के उपलक्ष्य में
चांदी के सिक्के जारी किए थे। तो आपसे ये पूछेगा कि चांदी के सिक्के जो जारी किया था, कौन जारी किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। कब किया था? जब शकु को हराकर विजय प्राप्त कर लिया था। ये जान गए। अब पूछता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन-कौन उपाधि ली? तो विक्रमादित्य की तो उपाधि ली थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ली। विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और एक जान लीजिए, शकु का शत्रु जो कहा जाता है, उसका भी उपाधि लिया था, जिसे कहा जाता है शकारी। शकारी। तो शकारी की भी उपाधि कौन लिया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ये समझ गए? 5वें प्रश्न की बात करें, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस एक से संबंध है? बताइएगा। तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख जो है किस एक से संबंध है? तो आप जान लीजिए ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त से। किससे? समुद्रगुप्त से। अब चलिए जानते हैं, इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। तो सुन लीजिए, इलाहाबाद के अशोक स्तंभ, ठीक है, इलाहाबाद के अशोक स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त के शासन के विषय में सूचना जो है प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त की बात अगर करते हैं हम लोग, तो समुद्रगुप्त का समयकाल, सत्ता कब से कब तक रहा? तो याद रखिएगा 335 है और 375 है, ईस्वी तक रहा था, जो कि 335 से लेकर 375 बोला जाता है, जो कि किसका शासन रहा? समुद्रगुप्त का रहा है। और इसका जो है कहां से मिलता है? तो इलाहाबाद के अशोक स्तंभ से मिलता है, याद रखिएगा। अशोक द्वारा निर्मित जो स्तंभ लेख था, जो स्तंभ लेख जो लिखवाया था, अभिलेख लिखवाया था अशोक द्वारा, जो कि कौशाम्बी में था। कहाँ था? कौशाम्बी में। कौशाम्बी से लाकर इलाहाबाद में, ठीक है, इलाहाबाद में जो है स्थापित किया था। कौन किया था? अकबर ने किया था। तो इलाहाबाद में अकबर ने स्थापित करवाया था। तो ये अशोक द्वारा जो निर्मित स्तंभ लेख देखते हैं, वो कौशाम्बी में था, जो कि अकबर क्या किया था कि इलाहाबाद ले आया था और इलाहाबाद में स्थापित कर दिया था। ये जान गए। आगे सवाल बनता है कि इस स्तंभ पर जो है जहांगीर और बीरबल का भी उल्लेख है। अब देखिए, छठे प्रश्न की बात करें तो गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी, वो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। ये तो हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, चलिए फिर से जान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। आप जानते हैं शकु को हराया था, ये तो आप जानते हैं, जिसका अर्थ होता है, विक्रमादित्य का उपाधि जो लिया था उसका अर्थ होता है पराक्रम का सूर्य। पराक्रम का सूर्य कहा जाता है, विक्रमादित्य का मतलब होता है, जो उपाधि लिया था, ठीक है। तो इसके द्वारा ग्रहण की गई अन्य उपाधियां जो क्या-क्या है, ये भी जान लीजिए। तो आप देखिए, विक्रमादित्य की शकु को हराया था, इसलिए उपाधि विक्रमादित्य भी लिया था। एक शकारी उपाधि भी लिया था, जो कि शकु को हराया था और शकु का शत्रु भी कहा जाता है। तो ये उपाधि भी जो है विक्रमादित्य लिया था, जो कि हम पढ़ चुके थे। अब 2 और उपाधि लिया है, जो कि हम और पढ़ते हैं, और भी उपाधि है। तो देखिए, विक्रमांक और परम भागवत और विक्रमांक भी उपाधि जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने लिया था। तो आपसे पूछेगा चंद्रगुप्त द्वितीय का उपाधि याद है आपको? तो बताना होगा कि हाँ, हमको तो 2 तो याद ही है, विक्रमादित्य और शकारी उपाधि याद है, लेकिन 2 और है, भागवत और विक्रमांक, ये 2 उपाधि और जोड़ लीजिए, तो 4 उपाधि हो गए। और उपाधि है, अब देखिए, इसे जो है आदि नामों से जाना जाता है। अब नाम से जाना जाता मतलब उपाधि ही है ये भी, ठीक है। तो अगर चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो और नाम से जोड़ दीजिए कि क्या-क्या नाम से बोला जाता था। तो देवगुप्त कहा जाता था, देवराज कहा जाता था, देवश्री कहा जाता। नाम हो तो वही तो उपाधि है ना, तो वो भी नाम है, ठीक है। ऐसे उपाधि और नाम में थोड़ा अंतर है, लेकिन आपको इसमें जोड़ के चलना है, ये जान लीजिए। क्लियर कर देता हूँ, इसमें आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत ही नहीं था, ठीक है। तो आपसे यही पूछेगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है नाम बताइए, क्या-क्या है, क्या-क्या रखा गया है? तो ये जान लीजिए कि चंद्रगुप्त का नाम जो है देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, देवराज के नाम से भी जाना जाता है और देवश्री के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को। द्वितीय का जो अगर उपाधि पूछे, उपाधि लिया जाता था जब कुछ वीरता वाला काम किया जाए, कुछ अच्छा काम किया जाए उसके लिए। तो देखिए, शकु को हराया था तो शकारी हो गया, और फिर विक्रमादित्य की उपाधि लिया। एक और उपाधि लिया था तो ये था विक्रमांक उपाधि और एक परम भागवत उपाधि। ये 4 उपाधि तो याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। नाम किस-किस नाम से जैसे होता है ना, पुकारा जाता है, तो देवगुप्त के नाम से पुकारा जाता था चंद्रगुप्त द्वितीय को, देवराज के नाम से पुकारा जाता था, देवश्री के नाम से पुकारा जाता था। आप ही का नाम कहीं होगा, घर का कुछ होगा, स्कूल का कुछ होता है, तो ये नाम जो है पुकारा जाता था, ठीक है। तो ये हो गया। आगे चलते हैं। शासकों में अगर देखा जाए, गुप्त शासकों में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि समुद्रगुप्त ने भी विक्रमादित्य की उपाधि ली थी और चंद्रगुप्त द्वितीय तो विक्रमादित्य की उपाधि लिया ही था, और स्कंदगुप्त ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। क्लियर हो गए? तो इससे ज्यादा सवाल पूछता नहीं है। आगे चलिए।
सातवें प्रश्न की बात करते हैं। सातवां प्रश्न है, किस शासक के सिक्के संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं? बताइएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त के प्रति, ठीक है, समुद्रगुप्त के प्रति, क्योंकि संगीत बजाता था, बीना बजाता था, इसको शौक था। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त को उसकी मुद्राओं पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। तो हाँ, ये जो मुद्रा जो था, ये सिक्का जो बनाया था, उस पे बीना बजाते हुए दर्शाया गया है, दिखाया गया है, दिखा है, ये जान लीजिए, पता चला है। आगे चलिए, आगे बात करते हैं, जो उसके संगीत के प्रति प्रेम का सूचक है, मतलब संगीत के प्रति बताया गया कि हाँ भाई, सिक्के के प्रति देखा गया, तो देखा गया समुद्रगुप्त बीना बजा रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे प्रेम था संगीत से। ये हो गए। आगे चलते हैं, इसे कविराज की उपाधि प्रदान की गई। कविराज की उपाधि किसे मिली? समुद्रगुप्त को मिली। समुद्रगुप्त कौन था? गुप्त वंश का शासक था। और गुप्त वंश का शासक था समुद्रगुप्त, तो क्या कहा गया इसे? उपाधि किसकी उपाधि मिली? तो कविराज की। एक उपाधि तो आप जान गए, ऊपर पढ़े थे, विक्रमादित्य की उपाधि ये भी लिया था, ये जानते ही हैं। आगे आओ चलते हैं, उपाधि प्रदान की। अपनी विजयों के पश्चात, जब विजय हो गया, जीता था कई राज्यों को, विजय के पश्चात समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था तथा याद रखिएगा पृथिव्या प्रथम वीर की उपाधि ग्रहण की। देखिए, और दूसरी बात कि समुद्रगुप्त ने ही अश्वमेध यज्ञ करवाया था, अश्वमेध यज्ञ किया था, ये जान लीजिए, ठीक है। तो इसकी उपाधि अभी इसमें कितना पढ़े, तो कविराज की उपाधि कौन धारण किया था? समुद्रगुप्त। याद रखिएगा, पृथिव्या प्रथम वीर की उपाधि कौन धारण किया? समुद्रगुप्त धारण किया। अश्वमेध यज्ञ कौन करवाया था? समुद्रगुप्त करवाया था। समुद्रगुप्त पूछेगा कि गुप्त वंश में अश्वमेध यज्ञ कौन सा राजा करवाया था, कौन सा शासक, तो आप बताइएगा समुद्रगुप्त। क्लियर हो गया? आगे चलिए, आगे बात करते हैं, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद प्रशस्ति भी बोला जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इलाहाबाद में था ना, अब तो प्रयाग हो गया, तो प्रयाग प्रशस्ति ही ध्यान रखना है, क्योंकि पहले प्रयाग प्रशस्ति ही था। तो हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की जो है उपलब्धि का उल्लेख किया है। समुद्रगुप्त का दरबारी मतलब माना जाता है, दरबार में रहता था हरिसेन, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि हरिसेन जो है प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का उल्लेख बहुत अच्छे से किया है, ये जान लीजिए। चलिए, आठवां क्वेश्चन है, देखिए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? लीजिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को ही कहा गया है। अब क्यों कहा गया? चलिए जान लेते हैं, आज क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए, समुद्रगुप्त की साम्राज्य प्रसार की नीतियों से प्रभावित होकर इतिहासकार जो है विंसेंट अर्थर स्मिथ ने जो है अपनी कृति अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जो है उसे भारत का नेपोलियन कहा है। पूछता है कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन किसने कहा? तो विंसेंट अर्थर स्मिथ इतिहासकार ने कहा था। अब अपने पुस्तक में जो है अपनी कृति में क्या लिखा है, कौन सा किताब लिखा है अपनी कृति, मतलब कौन सी पुस्तक लिखी है? तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है लिखा है, याद रखिएगा। और उसी में चर्चा किया है समुद्रगुप्त का, भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया है। समुद्रगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य का जो है सर्वाधिक विस्तार हुआ है। ये तो सच बात है कि गुप्त का वास्तविक तो मानते हैं चंद्रगुप्त प्रथम है, लेकिन अगर सर्वाधिक विस्तार की बात करें, सर्वाधिक विस्तार मतलब बाहरी क्षेत्र तक चले, भारत के और हिस्से में चले, देखिए दक्षिण क्षेत्र में यही करेगा कब्जा, दक्षिण भारत में नहीं हुआ था, ये करेगा। तो याद रखिएगा, गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक अगर विस्तार की बात करें ना, तो समुद्रगुप्त के ही समय माना जाता है। अब चलिए, आर्यवर्त का प्रथम एवं द्वितीय विजय अभियान जो है इसी के समय हुआ था, समझ गए? तो आपसे पूछेगा आर्यवर्त का प्रथम और या एवं द्वितीय विजय अभियान जो है समुद्रगुप्त के ही समय हुआ था। और जान लीजिए, दक्षिणापथ के 12 शासकों पर विजय उसके प्रमुख सैन्य अभियान थे, याद रखिएगा। मतलब जान लीजिए कि दक्षिणापथ के जो 12 शासकों पर विजय जो किया था, उसका जो है सैन्य अभियान थे, समझिए, उसके प्रमुख सैन्य अभियान थे, ठीक है। और प्रमुख सैन्य अभियान था, कौन कौन था? तो देखिए, आर्यवर्त का प्रथम और द्वितीय विजय अभियान, दक्षिणापथ के 12 शासकों पर विजय, ये सब जो है इसका सैन्य अभियान था। आगे कैसे बढ़ना है, कैसे कब्जा करना है, तो ये अभियान याद रखिएगा। गुप्त की विजय नीति जो थी बहुत अलग ढंग से थी, और ये जो नीति थी ये परिचारी का कृति नीति भी मानी जाती है, जो कि परिचय करिए, कॉन्टेक्ट इंट्रोडक्शन दीजिए, मतलब अपना परिचय बढ़ाइए, उनसे मदद कीजिए और मदद लीजिए वाला सेंस था, ये जान गए। ग्रहण मोक्षा अनुग्रह, मतलब कहने का मतलब ग्रहण करना है, अनुग्रह भी कर सकते हैं और ग्रहण करना भी है, अगर नहीं तो माफी का भी इसमें था कि ग्रहण करके माफ करके फिर राज्य उन्हीं को करने दीजिए, फिर लेकिन मेरे अकॉर्डिंग करिए, इस तरह का सेंस में आता है। आप इसे अर्थ भी बहुत सारे अर्थ लगा सकते हैं। कन्योपायन मतलब विवाह करके वो संबंध बनाते थे, या रिश्ते संबंध बना के
जो है वो राज्य को अपने में विलय करते थे। तो ये सब नीति जो था ये समुद्रगुप्त का था, इसलिए विस्तृत रूप से बहुत सर्वाधिक विस्तार हुआ था इसके समय में गुप्त वंश में। तो बात करते हैं 9वें प्रश्न की बात करते हैं। तो गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। तो रजत मुद्राओं को नाम क्या दिया गया था बता सकते हैं? तो रूपक दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो ये भी पूछता है कि गुप्तकालीन जो बात करते हैं, गुप्तकालीन समय की बात करते हैं, उस समय रजत मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? तो रूपक के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है। अब चलिए जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को रूपयक या रूपक का नाम दिया गया था। ये आप जान गए। इन्हें जारी करने वाला प्रथम जो है गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब विक्रमादित्य था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। तो याद रखना है कि आपसे पूछेगा कि रजत जो मुद्रा आप देख रहे हैं, रजत मुद्रा जो है गुप्त काल में जो है रूपक के रूप में जाना जाता है, जो कि किसने जारी की थी? तो याद रखिएगा, पहली बार जारी हुआ था वो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। ये क्लियर हो गए? चलिए अब बात करते हैं कि भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है, तो इसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने मतलब इसने पहले से प्रचलित शक मुद्राओं की भांति ही अपनी रजत मुद्राओं को भी उत्कीर्ण करवाया। तो देखिए गुप्त वंश में अगर बोलेगा कि प्रथम शासक कौन था जिसने रजत मुद्रा का इस्तेमाल किया, तो वो किया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था, जिसका नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी जाना जाता है, ये जान लीजिए। और इसने क्या किया कि जो शक मुद्राओं की भांति शक भी ये रजत मुद्रा का इस्तेमाल करते थे, ये भी जान लीजिए। तो शक मुद्राओं की भांति ही रजत मुद्रा को भी उत्कीर्ण करवाया था। याद रखिएगा कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ये जान लीजिए। आगे बात करते हैं गुप्त काल के राजाओं के अभिलेखों में स्वर्ण मुद्राओं को जो है दिनार कहा गया था। तो स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था गुप्त काल में? स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। और रजत मुद्रा को क्या कहा गया आप बताइए? तो वो कहा गया हमारा रूपक। क्लियर हो गए? आगे बात करते हैं। तो गुप्त काल का सर्वाधिक सिक्के जो हैं वो बताइए कहाँ से मिले हैं? तो ये मिला है बयाना से। बयाना से मिला है। बयाना कहाँ है? तो ये भरतपुर मतलब राजस्थान के भरतपुर क्षेत्र से ये मिला है। तो राजस्थान के भरतपुर क्षेत्र से मिला है। और वो भी भरतपुर के कहाँ पे? तो बयाना क्षेत्र से मिला है। मतलब राजस्थान में बयाना क्षेत्र है, एक क्षेत्र है, उसी जगह से ये मिला है। सर्वाधिक सिक्के मिले हैं गुप्त काल के। चलिए 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। चंद्रगुप्त के नवरत्नों में से कौन सा फलिहत ज्योतिष से संबंधित था? फलित ज्योतिष से संबंधित था, बता सकते हैं? तो और कोई नहीं, ये जो था छपनक था। छपनक था। तो छपनक जो था वही आप याद रखिएगा फलित ज्योतिष से संबंध रखते थे। अब चलिए जानते हैं तो ये कौन थे भाई? तो ये देख लीजिए, छपनक जो है फलित ज्योतिष के विद्वान थे। तो फलित ज्योतिष याद रखिएगा, ज्योतिष के विद्वान थे कौन? छपनक। चंद्रगुप्त द्वितीय है वो विक्रमादित्य की उपाधि लिया था, तो ये आप चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर दरबार की बात करें या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की बात करें, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों की जो है प्रसिद्धि रही है। मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भी याद रखिए नवरत्न होते थे। बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में करिएगा। नवरत्न मतलब 9 होते थे। तो अब अभी जानते हैं, ठीक है। नवरत्नों की प्रसिद्धि रही है। तो इनके नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे, याद रखिएगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही कालिदास रहते थे, याद रखिएगा। नवरत्नों में से एक कालिदास माने जाते थे, सर्वोत्कृष्ट माने जाते थे। आप चलिए उत्कृष्ट के क्रम में अगर देखा जाए नवरत्नों की बात करें तो कालिदास हो गए, धन्वंतरी जी हो गए, बारहमिहिर हो गए, अमर सिंह हो गए, शंकु हो गए, छपनक हो गए, वर रुचि हो गए और बेताल भट्ट हो गए, और 9वें जो हैं लास्ट में घटकर पर हो गए। समझ गए? तो ये 9 थे, नवरत्न मतलब 9 थे। और 9 नवरत्नों का नाम आप जान लीजिए किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। और वो 9 रत्नों का नाम बताइए। तो याद रखिएगा, पहला कालिदास, दूसरा धन्वंतरी, तीसरा बारहमिहिर, और चौथा जो है अमर सिंह, और 5वां जो है शंकु, और छठे जो हैं छपनक हैं, और छठे हो गए, 7वें हो गए वर रुचि, और 8वें हो गए बेताल भट्ट जी, और 9वें हो गए घटकर पर हो गए। नाम ही है घटकर पर। क्लियर हो गए? चलिए आगे चलते हैं।
देखिएगा 11वां प्रश्न है कि कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो आप अच्छे से जानते हैं, अभी पढ़े, नवरत्नों की बात करें, चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें, विक्रमादित्य की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी वही तो होंगे, इसी के समय तो रहते थे। तो ऐसे जैसे कालिदास पूछा वैसे तो ये भी पूछ सकता है, धन्वंतरि किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ब्राह्मीण किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। अमर सिंह किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ये भी पूछ सकता है कि कालिदास किस वंश के दरबार में रहते थे? तो गुप्त वंश के दरबार में रहते थे। ये भी हो सकता है, समझ गए? तो चलिए अब इसके बारे में हम जानते हैं। अब चलिए कालिदास की बात है तो कालिदास तो बहुत सारा चीज है, और ये मैंने अगर रेलवे का देखोगे ना, अगर मेरा जो चल रहा है सीरीज, उसमें ये सवाल किया हुआ है, तो देख लीजिए, बता देते हैं कि कवि कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि थे और नाटककार थे। तो आपसे पूछेगा कि कालिदास जो थे क्या थे, तो वो संस्कृत भाषा के महान कवि माने गए थे और नाटककार भी माने जाते हैं। समझ गए? ये बात तो क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे, सर्वोत्कृष्ट माने जाते थे, याद रखिएगा। ये हो गए, तो आप जान गए। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय जो था ने कालिदास को अपना राजदूत बनाकर जो है कहाँ भेजा था? किसके दरबार में भेजे थे? तो याद रखिएगा, कंतूल नरेश के दरबार में भेजा था। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय ने भेजा था। किसको भेजा था? कालिदास को। और किनके यहाँ भेजा था? कंतूल नरेश के दरबार में। क्लियर हो गए? रिपीट कर रहा हूं, कालिदास के प्रमुख जो काव्य ग्रंथ है, चलिए उसके बारे में हम जान लेते हैं, और नाटक का भी बात करेंगे। 3 नाटक की चर्चा भी होगी और एक काव्य ग्रंथ की बात होगी। तो काव्य ग्रंथ एक नहीं है, यहाँ पे 4 काव्य ग्रंथ की चर्चा है। तो काव्य ग्रंथ की बात करते हैं, कौन कौन काव्य ग्रंथ जो है इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, रघुवंशम जो है ये काव्य है, काव्य ग्रंथ है इनका। किनका? कालिदास द्वारा जो है लिखा गया है, याद रखिएगा। कुमार संभव ये भी जो है आपका काव्य ग्रंथ है कालिदास द्वारा। मेघदूतम भी कालिदास द्वारा लिखा गया। संहारम भी जो है, याद रखिएगा, काव्य ग्रंथ है, कालिदास द्वारा लिखा गया है। तो कालिदास द्वारा आगे काव्य ग्रंथ को जान लीजिए। रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूतम और ऋतु संहारम बोला जाता है, संहारम। क्लियर हो गए? अब चलिए कालिदास की और बात करते हैं। तो कालिदास के नाटक की बात करते हैं, कौन कौन है? तभी ज्ञान शकुंतलम, जो कि आप जानते हैं, और यही सवाल पूछा था एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर 2016 में। यही सवाल पूछा हुआ था कि किसने लिखा था मालविका गिनमित्रम, तो ये कालिदास लिखे थे, यही सवाल पूछा था। तो याद रखिएगा, अभिज्ञान शकुंतलम से भी सवाल बन चुका है, मालविका गिनमित्रम से भी पूछ चुका है, और एक और है जो है विक्रमोर वर्षियम बोला जाता है, जो कि ये सब क्या था? नाटक था। किसका लिखा हुआ? कालिदास का। तो कालिदास का अगर नाटक का नाम पूछे तो अभिज्ञान शकुंतलम टिक लगा दीजिएगा, मालविका गिनमित्रम लगा दीजिएगा, अब विक्रमो वर्षियम लगा दीजिएगा। क्लियर हो गए? याद क्या? कुमार संभव, मेघदूतम और ऋतु संहारम भी जो है इनका काव्य ग्रंथ था। किनका? कालिदास का। और जान लीजिए कि अभिज्ञान शकुंतलम का जो है सर्वप्रथम यूरोपीय भाषा में अनुवाद जो है विलियम जोन्स ने 1789 ईस्वी में किया था, मतलब 1789 में किया हुआ था। किसका? शकुंतलम का किया हुआ है अनुवाद यूरोपीय भाषा में। कौन किया था? विलियम जोन्स ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 12वां प्रश्न की बात करते हैं। 12वां प्रश्न है कि नगरों का जो है क्रमिक पतन जो है किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है? पतन मतलब समाप्त होना, पतन मतलब एक बंदरगाह होता है, एक समाप्त होना, समाप्त की ओर मतलब पूछ रहा है आपको। नगरों का क्रमिक पतन जो है किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये थी गुप्त काल का ही, क्योंकि गुप्त काल पढ़ रहे हैं तो गुप्त काल तो दिमाग में हो जाना चाहिए, क्योंकि क्रमिक पतन होने लगा, मतलब अब गुप्त काल का भी अंत तो आने का समय आ रहा था ना। चलिए आप जानते हैं। तो देखिए इसमें है गुप्त काल में पाटलिपुत्रा, मथुरा जैसे प्रमुख नगर भी क्रमिक पतन की ओर जो है अग्रसर हुए, मतलब पतन की ओर, समाप्त होने की ओर शुरू हो गया था। संपूर्ण गंगा घाटी में जो नगर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त काल में त्याग दिया गया। सोचिए, जो समृद्ध थे वो गुप्त काल में छोड़ दिया गया था उस क्षेत्र को। तो भाई पाटलिपुत्रा भी उसमें आता था, मथुरा भी आता था, तो समझिए पतन की ओर। क्या हुआ? गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण जो केंद्र थे इस काल में, मतलब गुप्त काल में, हास्य के ही प्रमाण प्रस्तुत करते थे। मतलब हास्य के मतलब हानि की ओर तो जा ही रहते, तो यही प्रमाण जो है प्रस्तुत करते थे। तो जान गए। अब गंगा क्षेत्र का चीज को छोड़कर अब आगे बढ़ रहे हो तो गड़बड़ तो होगा। तो सुन लीजिए कि गुप्त शासकों की राजकीय दरबारी भाषा थी। बताइएगा, गुप्त शासकों की राजकीय भाषा क्या थी, मतलब दरबारी भाषा क्या थी? तो आप जान लीजिए संस्कृत था गुप्त वंश का, याद रखेंगे।
चलिए आप जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूछता है कि गुप्त शासक की राजकीय भाषा मतलब दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आप जानते हैं। कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल को जो है भारतीय इतिहास का क्लासिकल युग अथवा स्वर्ण युग कहा जाता है। और कला और साहित्य के कारण ही गुप्त वंश को कहा जाता है क्लासिकल युग या स्वर्ण युग। तो स्वर्ण युग कहा जाता है किसको? कौन से वंश को? तो गुप्त वंश को। समझ गए? क्यों कहा जाता है? कला और साहित्य के कारण कहा जाता है। क्लासिकल युग गुप्त वंश को ही कहा जाता है। अगर पूछे संस्कृत जो है इस काल में ही राजभाषा बनी, तो हाँ ये बात सही है, संस्कृत जो है गुप्त वंश के समय ही राजभाषा बनी। ये जान जाइए। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी समय हुआ था। शतरंज का खेल कहाँ उद्भूत हुआ था? बता सकते हैं? तो हम जानते हैं भारत में होगा, और कहाँ? क्योंकि इसी वंश समय की चर्चा है, तो इस वंश में हुआ था। चलिए आप चलते हैं। देखिए शतरंज जो है उन प्रारंभिक खेलों में से एक है जो 4 खिलाड़ियों वाले जो है चतुरंग नामक युद्ध खेल के रूप में विकसित हुआ था। प्रारंभिक क्षेत्र माना जाता है। आगे बात करते हैं। यह भारतीय महाकाव्य महाभारत में जो है उल्लेखित एक युद्ध व्यूह रचना का संस्कृत नाम है। ये जान लीजिए, शतरंज जो नाम सुनते हैं वो जो है व्यूह रचना का संस्कृत जो है नाम है, व्यूह लगा था। अब सुनिए, गुप्त काल के दौरान शतरंज के खेल का उद्भव जो है भारत में हुआ था। अब सोचिए, गुप्त वंश के काल में हुआ था, ये आप जानते हैं। अब बात करते हैं 15वां प्रश्न है, किस अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? बताइएगा, किस अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिला है? तो वो मिला है एरेन से, एरेन अभिलेख से मिला है, याद रखिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है। तो देखिए सती प्रथा का जो है प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य जो है 510 ईस्वी के जो है भानुगुप्त के एरेन अभिलेख से प्राप्त हुआ है। तो आगे तो सवाल क्या क्या बना देख लीजिए। तो आगे तो सती प्रथा का जो अभिलेख मिला है वो कब साक्ष्य मिला है? तो 510 ईस्वी में। 510 ईस्वी में मिला है, तो वो किसके अभिलेख थे? तो भानुगुप्त के अभिलेख थे। और उस अभिलेख का नाम क्या है? तो एरेन अभिलेख है। तो भानुगुप्त के जो है एरेन अभिलेख से ये प्राप्त होता है सती प्रथा के बारे में। आप जान लीजिए कि गोपराज नामक सेनापति की पत्नी के सती होने का उल्लेख है। तो एरेन नामक जो है ऐतिहासिक स्थल है मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। अब ये जो आप उल्लेख जानते हैं, एरेन अभिलेख की बात करते हैं, तो है कहाँ? तो एरेन नामक जो ऐतिहासिक जो स्थल है वो जान लीजिए। एरेन अभिलेख जो है भानुगुप्त द्वारा जो किया गया था वो मध्य प्रदेश के कौन से जिले में? सागर जिले में स्थित है। कौन सा? एरेन अभिलेख। ठीक है, क्लियर हो गए। चलिए 16वां प्रश्न की बात करते हैं। तो किस चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की थी? बताइएगा, किस चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की थी? तो वो किया था हेंगशांग ने। किसने? हेंगशांग ने। अब चलिए हेंगशांग के बारे में जानते हैं। तो देखिए भीनमाल प्राचीन काल में जो है गुजरात राज्य की राजधानी थी। मतलब प्राचीन काल में गुजरात की राजधानी थी भीनमाल, ये जान लीजिए, समझ गए। और हेंगशांग प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था। मतलब हेंगशांग जो था हर्षवर्धन के समय आया था, ये आप जानते हैं, हेंगशांग हर्षवर्धन। तो हेंगशांग क्या था? एक बौद्ध भिक्षु था, चीनी बौद्ध भिक्षु था। ठीक है, चीनी यात्री था वो, याद रखिएगा, बौद्ध भिक्षु था, जो कि हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आया था हेंगशांग, ये जान लीजिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, उसने भीनमाल की यात्रा की थी। कौन? हेंगशांग ने। अब भीनमाल मतलब गुजरात की यात्रा किया था, ये समझ गए। ठीक है, उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारत के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। और इसके यात्रा विवरण की जो है CU की कहा गया। अब हेंगशांग ने तांग शासकों के राजधानी चंगन से क्या किया? भारत के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया था। कहां से प्रस्थान किया था? तांग शासकों की राजधानी चंगन से वो प्रस्थान किया था। कौन? हेंगशांग। याद रखिएगा, भारत के लिए कब? 629 ईस्वी में प्रस्थान किया था, मतलब निकला था। और इसके यात्रा विवरण की अगर बात करें तो इसी यात्रा विवरण को, हेंगशांग के यात्रा विवरण को ही CU की कहा गया। क्लियर हो गए। चलिए 17वां क्वेश्चन है, तीसरी शताब्दी में जो है वारंगल प्रसिद्ध था। क्यों प्रसिद्ध था बताइएगा? तो ये लोहे के यंत्रों उपकरणों के लिए ये प्रसिद्ध था। अब चलिए जानते हैं क्यों। तो देखिए तीसरी शताब्दी के वारंगल, जो कि वर्तमान में उत्तरी तेलंगाना को कहते हैं, मतलब तेलंगाना को कहा जाता है वारंगल। ठीक है, तो तीसरी शताब्दी में वारंगल लोहे यंत्रों या उपकरणों को बनाने हेतु प्रसिद्ध था। मतलब लोहे के उपकरण बनाते थे, इसलिए वो वारंगल जो क्षेत्र था वो प्रसिद्ध था, जो कि वर्तमान में उत्तरी तेलंगाना कहा जाता है, जो कि तेलंगाना जो है आप जानते हैं। वारंगल का किला जो है सन 1199 ईस्वी में बनाना प्रारंभ हुआ था। तो वारंगल में जो एक किला था उसे बनाना शुरू हुआ था।
वरंगल का किला भी कहा जाता है, ठीक है, जो कि 1199 ईस्वी में बनाना प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। जबकि नींव जो है राजा गणपति ने रखी और सन 1261 में रुद्रमा देवी द्वारा पूर्ण किया गया था। मतलब नींव की बात होगी, मतलब शुरुआत की बात होगी तो राजा गणपति ने शुरू किए थे। 1199 में क्या हुआ था, ये वरंगल का किला का जो है प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। और इसका पूर्ण रूप जो पूरा करवाने का काम या पूर्ण करवाने का काम रुद्रमा देवी ने की थी, याद रखिएगा। 1261 में हो गया था पूर्ण, याद रखेंगे। वरंगल जो है 12वीं सदी में जो है कात्कियों की राजधानी थी। तो वरंगल जो था वो 12वीं शताब्दी में अगर पूछे तो कात्कियों की राजधानी थी, कात्कियों की राजधानी थी। कात्कियों के शासनकाल में वरंगल में हिंदू संस्कृति और तेलुगु भाषा की अत्यधिक उन्नति हुई थी। तो ये पूछता है कि कात्कियों के शासन की बात करें या शासनकाल की बात करें तो आप वरंगल में हिंदू संस्कृति और तेलुगु भाषा का जो है अत्यधिक उन्नति हुआ था, ये आप जान लीजिए। और वरंगल जो है कहाँ है अभी, तो तेलंगाना को कहा जाता है, ये जान लीजिए। 8वें प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए 8वां प्रश्न है मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी। तो मौखरी शासकों की राजधानी थी कन्नौज, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं, ये सब थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए मौखरी शासकों की राजधानी जो है कन्नौज थी। इस वंश के प्रमुख जो है शासकों में जो है हरि वर्मा, आदित्य वर्मा, ठीक है, वर्मा, ईशान वर्मा एवं गृह वर्मा थे। तो आपसे पूछेगा कि मौखरी जो शासक है उसकी राजधानी कौन सी है, कन्नौज। अब मौखरी कन्नौज है तो इसके शासक का नाम भी तो जानिए। तो इसके प्रमुख शासक थे कौन कौन, हरि वर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा और गृह वर्मा। ये जो आप शासक हैं बहुत ही प्रमुख थे मौखरी वंश के से, ये इंपॉर्टेंट है। और जानते हैं कन्नौज का प्रथम मौखरी वंश का जो है सामंत जो है हरि वर्मा था। जो हरि वर्मा देख रहे हैं ना, यही जो है मौखरी वंश का सामंत था, यही शुरू किया था, यही स्थापना किया था, ये बोल सकते हैं, क्योंकि यही था। अभी तक तो इतिहास में इसी का चर्चा है। तो हरि वर्मा था जो कि कन्नौज का जो है प्रथम मौखरी वंश का सामंत माना जाता है, हरि वर्मा को, ये जान गए, ठीक है। उसने 510 ईस्वी में शासन किया था, मतलब 510 ईस्वी में शासन किया था कौन, हरि वर्मा ने, ये जान लीजिए। आगे बात करते हैं इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है हुनों को पराजित कर रखेगा और कर क्या किए थे, पूर्वी भारत को उसके आक्रमण से बचाए थे। पूर्वी भारत के आक्रमण से बचाए थे ये लोग मौखरी शासक जो थे, समझ गए। चलिए 19वां प्रश्न की बात करते हैं। 19वां प्रश्न है कि नर्मदा नदी पर जो है सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अभियान को किसने रोका, बताइएगा किसने रोका था, बताइए। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष जो था, हर्ष के दक्षिणावर्ती अभियान को किसने रोका, किसको मजाल हुआ, तो वो था ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। ये आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिए थे, याद रखिएगा, किसे, हर्ष को। तो जानकारी लेते हैं। तो नर्मदा नदी के तट पर हर्ष एवं चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो है युद्ध हुआ था। तो कि हर्ष और चालुक्य के जो शासक पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो है युद्ध हुआ था, कहाँ हुआ था, तो नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। क्लियर हो गए। तो आपसे पूछेगा नर्मदा नदी के तट पर किसके किसके बीच युद्ध हुआ, तो हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था। आगे बात करते हैं जिसमें हर्ष की जो है पराजय हो गई थी, पुलकेशिन द्वितीय जीत गया था, ये जान लीजिए। पुलकेशिन द्वितीय की जो है होल प्रशस्ति एवं हिंगशांग का विवरण इस युद्ध के साक्ष्य हैं। तो हिंगशांग का विवरण भी मिलता है हर्ष के काल में, याद रखिएगा। हर्षवर्धन हिंगशांग हर्ष कहा जाता है, याद रखिएगा। तो हर्ष पराजय हो गया था पुलकेशिन द्वितीय से, और ये इसकी जानकारी जो है होल प्रशस्ति से मिलता है और हिंगशांग का विवरण से मिलता है। क्लियर हो गए। तो ये आप जानते हैं। और इसका शासन काल अगर पूछे तो 609 से लेकर 642 ईस्वी तक बताया गया है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलें। देखिए 20वां क्वेश्चन है कि हर्ष की राजधानी कहाँ थी, बताइएगा। तो हर्ष की राजधानी जो है ऑप्शन नंबर 1 कन्नौज थी। ये आप जानते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ कि हर्षवर्धन ने थानेश्वर के राज सिंहासन पर बैठा था, आप जानते हैं, बैठा, तथा क्या हुआ कि अपनी राजधानी जो है थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दिया था। इसकी राजधानी अगर देखा जाए पहले तो थानेश्वर था, और थानेश्वर में ये गद्दी पर बैठा, और जैसे ही राज सिंहासन बैठा उसके बाद क्या किया कि थानेश्वर की राजधानी को हटाकर कन्नौज राजधानी ले गया। आप जान गए। ये तो सवाल बन गए। आगे चलते हैं। हर्ष जो है शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछता है कि हर्ष ने कौन सी उपाधि ली थी, तो शिलादित्य की उपाधि ली थी। चाहे ये भी बोल सकते हैं हर्ष को और किस नाम से जाना जाता है, तो शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन कैसे भी बने आपको आंसर यही होगा, शिलादित्य, ठीक है।
इसने जो है परम भट्टारक मगध नरेश की भी उपाधि धारण की थी। तो आपसे पूछेगा कि ये बताइए हर्ष ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ये धारण किया था भट्टाकर, परम भट्टाकर मगध नरेश की उपाधि धारण की थी। कौन? हर्षवर्धन ने। खत्म। इसके शासनकाल की बात करें, किसके? हर्षवर्धन की शासनकाल की बात अगर करें तो याद रखिएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल की बात कर रहे हैं तो शासनकाल में कर वसूलने वाले अधिकारी को भौगोलिक तथा भूमि संबंधी विवरण रखने वाले अधिकारी को जो है पुस्तपाल कहा जाता था। अब देखिए 21वां प्रश्न की बात करें, हर्ष के शासनकाल की सूचना किसकी पुस्तकों से वर्णित होती है? तो हम जानते हैं ये होता है कलहंस के पुस्तकों से। समझ गए? हर्ष के शासनकाल की सूचना अगर बात करें तो ये कलहन से मिलती है। ठीक है, हेंगसांग से तो आप जानते हैं कि पराजित हुआ था, उसकी चर्चा भी मिलती है पुलकेशन द्वितीय से, तो वो तो बात अलग है। लेकिन हर्ष का शासनकाल की सूचना कहां से मिलेगी? तो कलहन से मिलेगी। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए बाणभट्ट की कृति जो है हर्षचरित, बाणभट्ट का लिखा हुआ कृति हर्षचरित, और कलहन की कृति जो है रजत रंगनी में जो है हर्ष के शासनकाल की सूचना मिलती है। तो देखिए दो में इसकी चर्चा मिलती है। ठीक है, बाणभट्ट का लिखा हुआ एक जो है कृति है, बाणभट्ट द्वारा लिखा गया था हर्षचरित, और कलहन द्वारा लिखा गया था राजत रंगनी। इसमें जो है किसके बारे में? हर्ष मतलब हर्षवर्धन के शासनकाल की सूचना मिलेगा। तो ये आप पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं, हिंसा ने हर्ष को शिलादित्य कहा था। बाणभट्ट ने अपने समकालीन शासकों एवं पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन किया है। समझ गए? तो ध्यान रखिए बाणभट्ट ने क्या किए थे कि अपने समकालीन जितने भी शासक थे या पूर्वज थे उनके जीवन वृत्त का भी वर्णन किया था बाणभट्ट, जो कि हर्षचरित लिखे थे। हर्ष ने, याद रखिए, हर्ष ने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक जो है नाटकों की रचना किया था। तो याद रखिए हर्ष ने ही किया था खुद। सोचिए हर्ष भी विद्वान था, तो हर्ष ने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटकों का जो है रचना किया था। तो नाटकों का रचना कौन किया था? खुद हर्ष ने किया था। क्या? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटकों का रचना किया था। देखिए 22वां प्रश्न बात करते हैं, चीनी यात्री हेंगसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो आप जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय में। अब चलिए नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया तो इसके बारे में जानते हैं। तो देख लीजिए हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री जो है हेंगसांग ने भारत की यात्रा की थी। ठीक है, कहाँ की यात्रा की थी? भारत की यात्रा की थी। नालंदा विश्वविद्यालय में योग शास्त्र का अध्ययन किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय जब वो पढ़ने गया था, कौन? हेंगसांग। तो याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय में क्या पढ़ने गया था? योग शास्त्र पढ़ने गया था। हेंगसांग किसके समय में था? तो याद रखिएगा हर्षवर्धन के समय में था। हर्षवर्धन के समय कौन आया था? हेंगसांग आया था, याद रखिएगा। और हेंगसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में जो है शिक्षा प्राप्त की थी। और कौन सी शिक्षा प्राप्त की? योग शास्त्र की अध्ययन किया था, याद रखें। यहाँ है, आगे चलते हैं और जानकारी लेते हैं। तो आज जान लीजिए उस समय यहाँ के कुलपति आचार्य जो थे शिलभद्र थे। कौन थे? शिलभद्र। तो शिलभद्र जो थे क्या थे? नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य थे। किसके समय में? हेंगसांग के समय में या हर्षवर्धन के समय में, दोनों के समय में बोल सकते हैं। आगे चलिए, हेंगसांग को यात्रियों का राजकुमार और वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया है। तो हेंगसांग को क्या कहा गया है? शाक्य मुनि, वर्तमान का शाक्य मुनि कहा गया, वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया है, याद रखिएगा। और एक और कहा गया है यात्रियों का राजकुमार भी कहा गया है हेंगसांग को। क्लियर हो गए? अब देखिए 23वें प्रश्न की बात करते हैं। तो पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि थी, किसका था? पृथिव्या प्रथम वीर की उपाधि थी, किसको मिला था? ये खुद किसका था बताइएगा? बहुत अच्छे से समुद्रगुप्त का। ये तो आप जानते हैं। चलिए जानते हैं समुद्रगुप्त के बारे में, और अब तो जाना हुआ तो सिर्फ पढ़ लेते हैं। समुद्रगुप्त को पृथिव्या प्रथम वीर कहा जाता है, ये आप जानते हैं। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का चौथा शासक था। समझ गए? चौथा शासक था जो कि सर्वाधिक विस्तृत भी किया था, और ये प्रथम मतलब सर्वाधिक विस्तृत तो इसी के समय हुआ था, गुप्त वंश। लेकिन याद रखिए गुप्त वंश का चौथा शासक था, ये जान लीजिए। और जानते हैं अपने सफल सैन्य अभियानों के कारण उन्हें मतलब समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ये भी जान लीजिए। अब भारत का नेपोलियन से संबोधित कौन किया था? वो अंग्रेज का नाम बताइए, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। उन्हें जो है गुप्त वंश का सबसे महान शासक माना जाता है समुद्रगुप्त को। ये जान गए, आगे जानिए। क्योंकि उन्हें प्रमुख सैन्य अभियान चलाए थे, बहुत सारे अभियान चलाए थे जीतने के लिए, ये आप जानते हो। वह अपने पहले आर्यवत युद्ध और दक्षिणा अभियान के लिए जाने जाते हैं। तो दक्षिण क्षेत्र की बात करें तो 12 शासकों पर कब्जा की बात करता है। आर्यवत के प्रथम और द्वितीय जो है विजय अभियान की बात करता है। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट था, आर्यवत युद्ध और दक्षिणा अभियान, इसके लिए जाना जाता है। कौन? समुद्रगुप्त।
चलिए 24वां प्रश्न है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी महेंद्र नाम था। क्या नाम था? महेंद्र नाम था। और चलिए जानते हैं। तो देखिए चौथी शताब्दी ईस्वी की बात हो रही है। चौथी शताब्दी ईस्वी में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक के रूप में महेंद्र का जो है उल्लेख है ये प्रयागराज मतलब इलाहाबाद जो था, प्रयागराज तो हो ही गया, तो प्रयागराज में पाया गया समुद्रगुप्त का एक स्तंभ शिलालेख है और यह संस्कृत में लिखा गया है, ये ध्यान रखना है। इसका निर्माण जो है हरिसेन ने किया था। क्या किया था? हरिसेन ने किया था। ये क्लियर हो गए। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में जो है उत्तर जो है सही चयन करना है, तो चयन कीजिए और बताइए। तो देखिए एक तरफ है दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन शासक और उनके राज्य, ये ध्यान रखना है। तो आप चलिए मिलाते हैं तो क्या होगा। तो धनंजय जो है याद रखिएगा, ये जो है कुस्तलपुर का जो है उनके राज्य हैं। धनंजय का कुस्तलपुर है। ये दक्षिण भारत का समुद्रगुप्त के समकालीन जो शासक थे समुद्रगुप्त के समय, वो धनंजय थे। धनंजय का नाम सुन रहे हैं, तो धनंजय जो नाम सुन रहे हैं वो तीसरा कुस्तलपुर के राजा थे, ये मतलब राज्य के राजा थे। नीलराज की बात करें, ये भी शासक थे दक्षिण भारत की। तो नीलराज की बात करें तो नीलराज जो थे वो थे कहाँ के? अब मुक्त के। कहाँ के थे? अब मुक्त के। और उग्रसेन की अगर बात करें तो उग्रसेन तो बहुत फेमस है, आप जानते हैं, क्योंकि पालक्का की बात करते हैं और विष्णुगुप्त जो हैं कांची के थे। तो ये आपको सी में दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे यही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं और इसकी जानकारी लेते हैं। तो ये तो क्लियर हो गए, तो इसमें हमको नहीं लगता मिलान करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 26वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अभिलेख जो है विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए 10 पूर्व अभिलेख को जाना जाता है। समझ गए? अब चलिए इसके बारे में जानते हैं। और देखिए 10 पूर्व अभिलेख को विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। किसके तौर पर? विज्ञापन के तौर पर। यह अभिलेख जो है भारत में मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर में जो है स्थित है, याद रखिएगा, जिस पर संस्कृत भाषा में मंदसौर के जो है खिचलीपुरा स्थित सूर्य मंदिर की दीवार पर जो है रेशमी साड़ियों से संबंधित विज्ञापन वर्णित किया गया है। 27वें प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नहीं की बात करता है तो ऑप्शन नंबर सी जो देख रहा होगा यही गलत है, क्योंकि प्रभावती गुप्त जो है उदयगिरी गुहा अभिलेख से संबंध नहीं रखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कुमार गुप्त मंदसौर अभिलेख से हैं, पतिक जो है तक्षशिला अभिलेख से हैं, समुद्रगुप्त जो है एरेन अभिलेख से है। अब चलिए इसके बारे में जल्दी खत्म करें कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से संबंधित उदयगिरी गुहा जो है उदयगिरी गुहा लेख संबंध रखता है, ये जान लीजिए। जैसे आपका समुद्रगुप्त से एरन अभिलेख मतलब संबंध रखता है, याद रखिएगा। और जानते हैं तो और जानिए। तो देखिए उदयगिरी गुहा में लेख में जो है शनकानिक गणराज्य के प्रमुख शनकानिक महाराज का उल्लेख भी मिलता है। तो शनकानिक गणराज्य के प्रमुख राजा थे शनकानी महाराज, उनका भी उल्लेख मिलता है उदयगिरी गुहा लेख में, जैसे विक्रमादित्य का मिलता है। समझ गए? आगे बात करते हैं। तो आगे देखिए इसमें क्या है कि इस अभिलेख से विवादित होता है, गुहा लेख जो है विवादित है एक तरह से, और विवादित होता है कि गणराज्यों की बात करते हैं, विवादित होता है कि इन गणराज्यों के प्रधान जो हैं राजा अथवा महाराजा की उपाधि धारण करते थे। ये विवादित है, क्लियर तो है नहीं, लेकिन आप जान लीजिए कि राजा या महाराजा जो है उपाधि धारण करते थे, बस इतना जान लीजिए। अब चलिए 28वां प्रश्न है, मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो ऑप्शन नंबर डी कुमारगुप्त प्रथम का करता है। किसका करता है? कुमारगुप्त प्रथम का करता है। अब जान लीजिए कि मंदसौर प्रशस्ति से गुप्तकालीन शासक कुमारगुप्त के शासनकाल की उपलब्धियों का विवरण जो है प्राप्त होता है। तो ये जान लीजिए कि आपका अगर पूछे कि मंदसौर प्रशस्ति जो है कौन शासक का चर्चा करता है, तो ये कुमारगुप्त का चर्चा करता है। गुप्त काल का शासन कुमारगुप्त का जो है शासन का उपलब्धि का वर्णन करता है, विवरण प्राप्त होता है कुमारगुप्त का, जो कि कैसे शासन किया, किस तरह से, ये विवरण मिलता है। जिसमें मंदसौर प्रशस्ति में यही दिखाया गया। इसमें जो है लाट देश के रेशम के व्यापारियों का जो है दसपुर में आकर बस जाने का भी वर्णन मिलता है, किसमें? मंदसौर प्रशस्ति में। तो मंदसौर प्रशस्ति में जो है लाट देश से रेशम के व्यापारियों का भी जो है दसपुर में आकर जो है बस जाता है। दसपुर कहाँ? एमपी की बात कर रहा है, वहां के बस जाता है, उसका वर्णन मिलता है। ठीक है, इसी अभिलेख में। यह अभिलेख जो है तत्कालीन जो है साहित्य
संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण करवाया गया है। तो ये जो अभिलेख है, मंदसौर जो प्रशस्ति देख रहे हैं, यह जो अभिलेख है वो संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण करवाया गया था, ये जान लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। 29 प्रश्न है कि प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाहक भी कहा जाता था, बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वैश्य को कहा जाता था। वैश्य को, तो चलिए इनमें जानते हैं कौन कौन आते थे वैश्य। तो सार्थवाहक, ठीक है, सातवाहक जो होते थे वैश्यों की मंडली का एक प्रमुख होता था। तो मंडली का प्रमुख होता था, उसी को कहा जाता था सातवाहक। मतलब वैश्यों का मंडली होता था, मंडली कहिए। तो कैसे मंडली, कौन कौन होते थे इसमें सम्मिलित होंगे, तो चलिए जानते हैं। देखिए, तो वैश्यों की मंडली का जो है प्रमुख होता था, ये जान लीजिए, जिसे सातवाहक कहा जाता था। जो आचरण के उचित नियमों का पालन करता था, अपने आचरण के उचित नियमों का पालन करता था, ये जान लीजिए। और वैश्य मुख्य रूप से कृषक होते थे, व्यापारी होते थे, या जमींदार होते थे। यही तीन होते थे, कृषक कहिए, व्यापारी कहिए, या जमींदार, यही तीन होते थे, ये जान लीजिए। अब वैदिक काल के बाद में वैश्यों ने विभिन्न प्रकार की मंडलियां विकसित की थी। विभिन्न प्रकार के मंडलियों का विकसित किए थे, मंडली बनाए थे इन लोग। कृषि लोग जो थे, व्यापारी जो थे, जमींदार जो थे, ये सब कैटेगरी में आते थे, उन्हीं को कहा जाता था। जिन्हें अन्य वर्णों द्वारा जो है अनाहुत प्रवेश से बचने के लिए सरेनी, नगमा और पुगा के रूप में जाना जाता था। तो देखिए, भारतीय यात्रा, देखिए यहाँ पे भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक चिकित्सालय का उल्लेख किया है। यह स्थित था कहाँ, बताइएगा। तो ये था आपका ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्रा में। पाटलिपुत्रा में चिकित्सालय की बात किया गया है, फाहियान ने किया है। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, फाहियान ने पाटलिपुत्रा में 3 वर्ष और ताम्र लिपित के बंदरगाह पर 2 वर्ष बिना अवरोध के जो है संस्कृत का अध्ययन किया था। समझ गए। तो फाहियान जो आया था आगे पाटलिपुत्र, फाहियान किस किस में आया था, ये कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो बताइएगा फाहियान ने क्या किया। पाटलिपुत्र आया, पाटलिपुत्र जब आया था तो वो 3 वर्ष के लिए आया, 3 वर्ष रहा पाटलिपुत्रा में। और ताम्र लिपित के एक बंदरगाह है, बंदरगाह पर जो है 2 वर्ष बिना अवरोध के जो है संस्कृत का अध्ययन किया था, ये जान लीजिए। पाटलिपुत्रा में ही उसने एक चिकित्सालय का भी वर्णन किया है। आप जान लीजिए, जहां पाटलिपुत्रा में रहता था वहां का ही वर्णन किया है, जो परोपकारी नागरिकों के द्वारा संपन्न हुआ था। मतलब अच्छे नागरिकों द्वारा यह बनाया गया था, जहां सभी प्रकार की बीमारियों से पीड़ित गरीब और असहाय रोगियों का ध्यान रखा जाता था। समझ गए, यही चर्चा किया है फाहियान ने। 31वां प्रश्न है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में कुलियावाप, ठीक है, कुलियावाप, ठीक है, कुलियावाप या द्रोणावाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं, क्या निर्दिष्ट करते हैं। द्रोणावाप और कुलियावाप ऐसे बोला जाता है। ठीक है, क्या निर्दिष्ट करते थे, तो ये करते थे भूमाप को कहा जाता है। ठीक है, भूमाप को निर्दिष्ट करते थे। अब जानते हैं, देखिए भारत के इतिहास के संदर्भ में अगर देखा जाए तो कुलियावाप बोला जाता है, द्रोणावाप बोला जाता है। वाप वह है ना, वाप, ठीक है। द्रोणावाप शब्द जो है भूमि की माप को निर्दिष्ट करता है, भूमि के माप के लिए, तो ये जान लीजिए। आगे बात करते हैं, कुलियावाप जो है अनाज का एक कुल बोने के लिए आवश्यक क्षेत्र था, याद रखिएगा। और एक द्रोणावाप जो था वो अनाज का वाप बोला जाता है, वाप, ठीक है। अनाज का एक द्रोण बोने के लिए जो है आवश्यक क्षेत्र था, ठीक है, आवश्यक क्षेत्र था। ये क्लियर हो गए करने के लिए, समझ गए। चलिए, वो थोड़ा सा अंतर है, कुछ ज्यादा नहीं है। ये माप की बड़ी दूरियों के लिए उपयोग होती थी, ठीक है, और छोटी दूरियों के लिए जो है अंगुला एवं हस्तपदों का प्रयोग होता था। जैसे छोटी दूरी का क्षेत्र आपको नापना है तो अंगुला से कर सकते थे, नहीं तो हस्त से कर सकते थे। याद रखिएगा, हस्तपदों का प्रयोग करते थे। देखिए 32वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे क्या, तो ये ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, विदक भागमा कहते थे, भागमा, ठीक है। अब चलिए जानते हैं, तो प्राचीन भारत में सिंचाई जो कर थे, कर को कहा जाता था विदक भागमा। भागमा भी कर सकते हैं, भगमा भी कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है। भागमा अथवा उदक भाग कहा जाता था, याद रखिएगा। तो प्राचीन भारत में सिंचाई कर होते थे, जिसे हम उदक भाग भी कह सकते थे या विदक भागम भी कर सकते थे। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे जानिए, हिरण्य जो है मौर्य काल में लिए जाने वाला नगद कर था। ठीक है, मौर्य काल में जो है हिरण्य जो था नगद कर माना जाता था। ये जो है, और जान लीजिए कि गुप्त अभिलेख में भूमि कर को जो है
उद्रंग अथवा उद्रंग, उद्रंग या उदरंग कहा गया। तो गुप्त काल में जो कहा गया उसे उद्रंग कहते थे, याद रखिएगा। और मौर्य काल में हिरण्य कहलाया, जो कि नगद कर कहलाते थे, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब भूमि कर, यहाँ पे देखिए सिंचाई के लिए जो होता था, प्राचीन काल की बात हो रही है, तो उसमें उदक, उदक भाग कहिए या उदक भागम कहिए। और गुप्त काल अभिलेख में अगर बात करें, भूमि कर की बात करें, तो उद्रंग और या उदरंग कहिए, ये होते थे, ये जान गए। प्राचीन भारत की राजपूत युगनी संस्कृत में उल्लेख है, याद रखिएगा। उपरिका भूमि पर अस्थाई तथा अस्थायी रूप से रहने वाले किसानों से लिया जाने वाला कर था, ये जान लीजिए, उपरिका। समझ गए। 33वां प्रश्न की बात करें तो प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदूरा, चौल किस लिए विख्यात थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर ए, विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह थे। ठीक है, ये क्लियर हो गए। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो ये जान लीजिए कि प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में देखा जाए तो नगर, घंटाशाला, कदूरा और चौल विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध थे। तो आपसे पूछता है कि गुप्त काल की बात करें, गुप्त राजवंश की बात करें, तो उस समय जो देखा जाए तो नगर, घंटाशाला और कदूरा और चौल जो थे विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह के रूप में ये जाने जाते थे उस समय, गुप्त काल के समय। और देखिए चौल गुप्त वंश के बंदरगाहों में से एक है। चौल गुप्त वंश के बंदरगाहों में से एक थे। तो गुप्त वंश में कौन एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह था? चौल, बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे चलते हैं। जबकि जो चौल देख रहे हैं ये विदेशी व्यापारी बंदरगाह था, विदेश से व्यापार होते थे उस जगह के बंदरगाह कहते हैं। अब देखिए कदूरा जो था और घंटाशाला जो था वो पांड्या क्षेत्र के बंदरगाह थे, पांड्या क्षेत्र के बंदरगाह थे। और गुप्त वंश के कौन थे? चौल थे, ये ध्यान रखना है। और पांड्या क्षेत्र के अगर देखें तो कदूरा और घंटाशाला बोलिएगा। आगे बात करते हैं। अन्य प्रमुख जो है प्राचीन कालीन बंदरगाह जो था, जिसमें फेमस जो है अरी के मेडू बहुत फेमस था, भरूच, कालीकट जो कि फेमस था आप जानते हैं, लोथल और मुजीरियस और पुमपुहर और तुतीकोरिन जो कि अभी भी जाना जाता है तुतीकोरिन बंदरगाह के नाम से आप जानते हैं। तो ये सब जो था बहुत ही प्राचीन बंदरगाह है, जो कि अभी भी नाम इसका मिलता है, आपको मिलेगा भी। चलिए आगे चलते हैं। 34वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। देखिए 34वां प्रश्न है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक तरफ प्रसिद्ध स्थल और वर्तमान है, तो इसमें विचार कीजिए, बताइए कौन सा है। तो ध्यान रखना है कि सम्मिलित करना है, उपरोक्त में से सही सम्मिलित करना है। ठीक है, तो आप बताइए गिरनार जो है गुजरात में है, तो ये तो क्लियर हो गया, तीसरा तो सही होगा, जिसमें तीसरा है वो सही है, तो ये तो कटम खटपुट। ठीक है, अब बताइए और क्या था, बता सकते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए एक जो है भिलसा जो कि मध्य प्रदेश में, ये भी सही है, तो एक जो है सही है। और ये द्वार समुद्रम, समुद्र जो है, थानेश्वर, ये सब जो है आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ पे देखिए। तो ये देखिए विशाल जो है मध्य प्रदेश, ये सही है। द्वार समुद्र जिसे हले बीडू बोलते हैं, ये कर्नाटक में है, ये ध्यान रखना है। गिरनार गुजरात में है, आप जानते हैं। और स्थानेश्वर जो है ये आपका हरियाणा में है, आप जानते हैं। क्लियर हो गया।